देखो पिछली वाली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रही है, बाद में देख लेंगे बच्चे। तो पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ा था, मैंने तुमको पहले क्या बताया था, दोबारा समझ लो, 5 मिनट शांति से सुन लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम मेरे पास भी कम है। नमस्ते, सुन लो। पहले नंबर पर मैंने तुमको बताया था कि 1 साल का करंट अफेयर अपेक्षा की जाती है, एग्जाम आपसे अपेक्षा करता है कि आप 1 साल का करंट अफेयर पढ़ के जाओगे और उसको पक्का करके जाओगे। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, आप सबसे बेहतर ये रहेगा कि एक काम करो, आप मंथली वाइज करंट अफेयर का नोट्स बना के रख लो, जैसे मैंने आपको बना के दिए हैं। मैंने आपको मंथली वाइज करंट अफेयर का नोट्स बना के खुद अपने हाथ से रात को रात रात भर जाग के 5-5 बजे 3.5 घंटे सोया आज मैं दिन में, टोटल मिला के, समझ में आया? ठीक है, सारा मिला के मतलब रात दिन का मिला के कल से लेकर अब तक नोट्स बनाया तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे को पढ़ाना था, मेरे पास को मेरे को जाना कहीं। तो जो मैंने तुमको नोट्स बना के दिया, जून जुलाई, जून से स्टार्ट कर लो, जून जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैं मंथली वाइज करंट अफेयर खत्म करवाऊँ, हालांकि मैंने 4 महीने का भी आपको खत्म करवाया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज से हम क्या करेंगे, नवंबर का, दिसंबर का और जनवरी का, 3 का आज खत्म कर लेंगे। अगली क्लास में हम 3 महीने का और करंट अफेयर खत्म कर लेंगे। आप क्या करेंगे, इस पीडीएफ को अभी तो मोबाइल फोन में खोल के बैठ जाएंगे, या जिसको समझ में कम आए इस क्लास को दोबारा देख सकता है, पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा लो, आपका समय बच जाएगा। और आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, करना क्या है, जैसे मैं अभी आपको नवंबर मंथ का करंट अफेयर पढ़ाने जा रहा हूँ, तो नवंबर मंथ का जो मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा उसका कुछ स्टैटिक्स पार्ट भी रिवीजन करवा देता हूँ, जो आपकी किताब से नोट से रिलेट करता है, ताकि सारे फैक्ट एक जगह आ जाए। कुछ कुछ समझ में आया जो इंपॉर्टेंट लगता है, पेपर में तो 40 ही सवाल आएंगे, कितनी हाथ बार फेंक लो, इधर का पढ़ लिया उधर का पढ़ लिया, सुबह से शाम तक पढ़ लो, हो सकता है जो तुम पढ़ के जाओ उसमें से कुछ भी ना आए। समझ में आया? और हो सकता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से सब कुछ आ जाए। हो सकता है तुम कल को एक टेस्ट लगाओ 40 नंबर का, उसमें से सारा का सारा आ जाए। आपको आवाज आ रही है मेरी साफ? हेलो? इसलिए पढ़ना सर नहीं आ रही छोड़ना है। चाहिए बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने नवंबर मंथ का आपको करंट अफेयर पढ़ाया, आज नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का पूरा करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक क्लास और लेंगे फिर आपकी, और आपका ये खातिया ये सब इसका खातिया हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपको पीसीएस के पेपर में भी भरपूर मात्रा में काम आएगा, सारा का सारा करंट अफेयर। आगे जो भी आपके पेपर आने वाले हैं, 1 साल का आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, आप तो लिखना ही नहीं है बिल्कुल भी। लिखना क्या है, मान लेते हैं अगर कोई चीज मेरे हाथ से छूट गई, नवंबर मंथ का करंट अफेयर था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा था, तुमको छूट गया, तो तुम क्या करोगे, इस नोट को पक्का करने के लिए, वहां तो पेपर एमसीक्यू आएगा, तो तुम क्या करोगे, कम से कम 2 या 3 टीचर पकड़ के, जब तुम सारा पढ़ लो दिन भर, आज का तुम्हारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, पहले तुम 4 घंटे उठा के उत्तराखंड को दोगे, समझ रहे हो, 4 घंटे उत्तराखंड को दोगे उठा के, और उसके बाद क्या करोगे, उसके 2 घंटे हिंदी को दोगे, 1 घंटा रीजनिंग निकाल लोगे डेली, चाहे तुमसे आता हो क्वेश्चन तब भी निकालोगे, डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन निकालोगे। समझ में आया? ये हो गया इधर साइड पे। उसके बाद क्या करोगे, इस करंट अफेयर पे जाओगे, और करंट अफेयर पे जाओगे तो नवंबर मंथ, जैसे नवंबर मंथ का जैसे स्टार्ट मैंने तुमको एक दिन का गैप दिया था बीच में, नवंबर मंथ के 2025 के उत्तराखंड करंट अफेयर के नवंबर के मंथ के एमसीक्यू ऐसे करके डालना है यूट्यूब पे, और कोई भी 2-3 टीचर आएंगे, एक इसका देख लिया एक इसका देख, कम से कम 3 टीचर देखने हैं, और आपको ये लगने लगेगा 3 वीडियो के बाद, 30-30 मिनट की वीडियो, पूरा नहीं पढ़ना है, उसको आगे निकाल देना जिसका उत्तर पता है, ये 30 मिनट की वीडियो 15-20 मिनट में खत्म कर दोगे। 1 घंटे में आपको ना इतने परफेक्ट हो जाओगे, ऐसा लगेगा आधे घंटे के अंदर ही आपको सब कुछ आता है, और बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा, मतलब एक बार पढ़ने के बाद आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा है। और जो भी एक आधा फैक्ट नया सा इंपॉर्टेंट सा दिखाई दे, ये लग रहा है ये आ सकता है, अपने नोट्स में वहीं छोटा सा पेज चिपका के ऐड कर लिया, ये आपको कम से कम आगे के जो भी पेपर दोगे, 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो भी पेपर दोगे, सारा आपको काम आ जाएगा, और आपका सारा समय बच गया। समझ में आया मैंने क्या कहा, कि यहाँ करंट अफेयर का कोई डोज नहीं मिल रहा तुमको, कि हर सुबह शाम डोज ले लो करंट अफेयर का, आएंगे पेपर में इतने ही सवाल पूरे के पूरे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ आपको? समझ रहे हो? अब इस क्या करोगे तुम, 3 वीडियो के एमसीक्यू लगा के 1 महीने पे, और इस नोट के साथ इसी रेस में सबसे आगे दौड़ोगे, क्योंकि इतनी मेहनत कोई नहीं कर रहा होगा। पहली बात तो कोई भी बच्चा हाथ से लिख के नोट्स नहीं बनाता है, समझ में आया, सबको आलस है, सबको चाहिए कॉपी कट पेस्ट मटेरियल। समझ में आया, यही फंस रहा है आदमी। आपको आवाज आ रही मेरी? मेहनत नहीं करना चाहता कोई सा भी। ठीक है, जो मेहनत करते हैं ना, वो सही डायरेक्शन में है ही नहीं मेहनत। समझ में, मेहनत करो जाओ सुबह से शाम तक, वो फायदा थोड़ा ही ना हो रहा है, वो पेपर में ही नहीं आएगा। तुम देख लो ना, कितना भी पढ़ के जाना, कितना भी टेस्ट लगा के जाना, कितना क्वेश्चन आएंगे उसमें से, फिर कुछ क्वेश्चन तो तुम लॉजिक और कॉमन सेंस से करो वहां बैठ के। समझ में आया? अच्छा ये मैंने सुना था, अच्छा ये तो मैंने रोड वहां पे देखा था, अच्छा तो ये तो मैंने बोर्ड पे पढ़ा हुआ था, फिर ये पुराना वही देसी अंदाजा काम आ जाता है भाई।
सारी धरी हैकड़ी की हैकड़ी धरी रह जाती है। याद ही नहीं रहता इतना मोटा मोटा मटेरियल, किसी की भी नहीं याद रहता, मेरे भी नहीं याद रहेगा। मैं भी एक सामान्य इंसान हूँ, एग्जामिनर भी सामान्य इंसान है। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। आप मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या बताया है, करंट अफेयर को किस तरह करना है। और आजकल आपका दिन भर का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट का वेटेज 4 घंटे के आसपास उत्तराखंड को, 2 घंटे हिंदी को, 1 घंटा रीजनिंग को और 1 घंटा करंट अफेयर को, और कैसे देना है वो तुमको मैंने बता दिया है। आपको समझ में आई मेरी बात, समझ रहे हो। उसके बाद क्या करोगे, जीएस के पोर्शन पे जाओगे। मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ इस टाइम पे आके, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, उनका जो पेपर के हिसाब से, कितने बड़े मूर्ख आदमी हो तुम। समझ में, 5-5 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट से, उसका वेटेज भी तो देखो। मान लो तुम टीसीएस की तैयारी कर रहे हो, फिर तो पढ़ते रहो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे पेपर बढ़े आगे तो अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से चेंज करो, फ्लेक्सिबल बनो। समझ में आया। और ये करंट अफेयर जो पढ़ रहे हो, नोट बना के रख रहे हो, ये बेकार नहीं जाएगा। आगे पीसीएस का पेपर आएगा उसमें भी काम आएगा, लोअर पीसीएस आएगा उसमें भी काम आएगा, दूसरा पेपर होगा उसमें भी काम आएगा। जाके चुपचाप प्रिंट करवा लेना, एक क्लास और होगी, आज 3 महीने का खत्म खत्म कर देंगे हम। समझ में आया। जी सर। चलिए, आपको समझ में आया। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी समय कम है, मेरे को भी फिर एक क्लास और लेनी है और फिर मेरे को निकल जाना है यहाँ से। समझ में आया। जी इतना। चलिए, पीडीएफ भेजी मैंने आपको, मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर। है 3 पेज के आसपास, 3-4 पेज के आसपास है, 3 मंथ का। और उसके बाद मैंने तुमको बताया बेहतर कम से कम 3 टीचर को पकड़ के एमसीक्यू लगाना, सीधा वही फोकस करोगे जहां एग्जाम में आएगा। और तुमको लग रहा है ना कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो 3-4 टीचरों का मटेरियल तुम एक साथ पढ़ जा रहे और समय भी आपका कम लग जा रहा। लिखना तो आपको है ही नहीं, कदम इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना, इसमें घुसा देना जो मैंने प्रिंट करके दिया। कहाँ लिखना, इसी को तो बोलते हैं बुद्धिमता। समझ में आया। और 3 क्लास में 1 साल का खत्म करवा दिया तुम्हारा, और क्या चाहिए तुमको। मुश्किल से बचेगा, कुछ बचने का ही नहीं। और क्या करोगे पता है क्या करोगे, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा 8-10 दिन तक लगातार बैठ के रोज सुबह उठ के इस तरह ये सुबह को डेली पढ़ोगे, जब भी पेपर में याद आएगा, आएगा नहीं, नहीं तो याद रखना बात बिल्कुल भी। रोज सबसे पहले सुबह को उठ के इसी को पढ़ना है, 8 या 10 दिन ही पढ़ना है। उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज पेंसिल लिया ऐसे करके, टिक टिक टिक, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। और उससे भी ज्यादा बढ़िया एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ रिवीजन कर लो। एक बार 10 मिनट तक इसको पढ़ लिया पेज को, उसके बाद क्या क्या किया, सीधा मंथली वाइज एमसीक्यू धड़ 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 ऐसे करके, मतलब स्पीड पूरी की पूरी। दिमाग का गुड़ गोबर नहीं बनना, सीक्वेंस में चलना। समझ में आया। और नोट्स बना के दिया सीक्वेंस में। और दिमाग रखो शांत और सच में पढ़ाई करो, ठीक है। इल्यूजन से बाहर निकलो, भ्रम। समझ में आया। चलिए अब स्टार्ट करें। आवाज आ रही है आपको जी हमारी। सर। जी सर। हाँ, चलिए अब हम आपको पीडीएफ भेज देते हैं। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। देखो भेज दी पीडीएफ। कोशिश के बाद उपासना तोमर कुछ कह रही है। प्रिया, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए, तो अभी हम 2 घंटे, 1.5 घंटा, बस 1-1.5 घंटे में समाप्त हो जाएगा। आप शांति से बैठ के सुनोगे, जो मैं पूछूंगा कुछ तो आप जवाब भी दोगे, और कुछ कुछ होमवर्क भी मिलेगा, और उसको करना जाके जो जो बीच में बताऊंगा अच्छे से तमीज से। मेरा काम है उस न्यूज़ को जो इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में 40 क्वेश्चन आते हैं, 1-2 न्यूज़ छूट भी जाती है, इसलिए कह रहा हूँ एमसीक्यू लगाओगे वहां से कवर हो जाएगा। पेपर तुमको देना है, मुझे नहीं देना है। समझ में आया। ठीक है, क्योंकि टीचर का काम बेस बनाना होता है, रास्ता दिखाना होता है। टीचर एग्जाम में जाके नहीं बैठाएगा बिल्कुल भी। जो मैं अपना कर्तव्य में निभा रहा हूँ और अच्छे से तरीके से निभाता हूँ। समझ में आया। 15-16 साल हो गए मैं उन पर पढ़ाते, एक भी बच्चा है जो अनसेटिस्फाई हुआ हो मुझसे पढ़ाए हुए, याद रखना बात। एक भी बच्चा पूरी क्लास में आज तक भी। और इंपॉर्टेंट बता दो, मैंने आज तक कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहा कि तुम हमारे पास पढ़ो, टाइम ही नहीं मिला। समझ में आया। बस मेहनत करो, कोई जरूरत नहीं है किसी को भगा दिया क्लास में तो उठा भागो यहाँ से। तो मेहनत सारा सारा खेल मेहनत का है। मेहनत तो तुम करते नहीं, बताओ। बैठे यूट्यूब पे ही, ऐसे क्या होगा, ऐसे लेटे हुए और यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रहे, लिखे तो कुछ है नहीं। हमको पता नहीं है, 42% पीछे हो, रिपोर्ट कहती है, आंकड़े कहते हैं।
अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करी, जो बच्चे लिखते नहीं हैं, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं और लिखने से भागते हैं, 42% डेटा दिमाग में कम रहता है उसके। समझ में आया? चलो चले अब स्टार्ट करें। अरे भाई आवाज आ रही है? बोलते नहीं यार तू बच्चे, ये टिक टाक से दबा दिया करो। ठीक है चलो, पीडीएफ आ गई ना तुम्हारे पास? हाँ जी, जी सर। पीडीएफ आ गई ना? चलिए, पहले नंबर का पॉइंट हमारे पास देखो, मैंने पहले नवंबर की न्यूज में पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ, जो जो सवाल आएगा मैं हाईलाइट करके चलूंगा और कुछ साथ साथ वर्क भी दे दूंगा, उसको पढ़ना जरूर जाके घर। समझ रहे हो? अब हम पहले नंबर पे चल रहे हैं हमारे पास। चलिए, पहले नंबर की न्यूज है नवंबर की हमारे पास। सारा तरीका 10 मिनट में मैंने स्टार्टिंग में यही समझाया जो बहुत जरूरी होती है। समझ में आया? मेरे लिए क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आया? चलिए, 10 मिनट इसलिए ही मैंने आपको दिए है। मैं चाहता था सीधा ज्यादा कचरे की तरह कर दो, रोबोटिंग ये हो गया ये हो गया। याद कैसे रहेगा? है तरीका बताया मैंने आपको 10 मिनट में कि याद कैसे रहेगा है। अगर नहीं करोगे, इसके एक भी लाइन के इधर जाओगे, दिमाग से गायब हो जाएगा। अगर सुबह को तो रट्टा नहीं मारोगे इसका 10 दिन तक, 10 दिन के बाद पढ़ना ही कहाँ है? 5 दिन के बाद तुमको लगेगा तुम्हारा सब याद है। करंट अफेयर का एक भी सवाल तुम्हारा गलत नहीं होगा, एक भी सवाल तुम्हारा। हार्डली वही 3 4 5 सवाल आ जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम 5 6 सवाल, मैक्सिमम 10 सवाल आ सकते हैं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते करंट अफेयर के। स्टैटिक्स पे फोकस करो, रिवीजन करो, नोट्स को छोटा करो। और दूसरा क्या है, छोटा छोटा जैसे देखो करंट अफेयर का मिल रहा है ना, सब्जेक्ट वाइज नोट बनना चाहिए था इस तरह तुम्हारा। और फिर देखो तुम्हारा नंबर। तो थोड़ा अपनी कामियां और खामियों पे काम करो यार। चलो आ जाओ पहली न्यूज पे। पीडीएफ खोल ली सबने? पीडीएफ खोल लो, आ जाओ पहली न्यूज पे। हेलो, चलिए यस सर। पहली न्यूज, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 हमारे पास। ये 8 व्यक्तियों को मिला है। समझ में आया? उत्तराखंड गौरव सम्मान, 8 व्यक्तियों का नाम याद नहीं रखना है। 8 नंबर कभी पूछ लेता है कि कितने व्यक्ति को मिला उत्तराखंड गौरव। नवंबर की न्यूज है, याद रखना बात है। इसमें सबसे पहले नंबर पे 4 का नाम बता रहा हूं तुमको। एक तो जसपाल राणा। जसपाल राणा का नाम कितना फेमस है, जब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड का खेल कूद पुरस्कार वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं। जसपाल राणा, समझ में आया? खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले इन ये व्यक्ति जसपाल राणा निशानेबाज है, समझ, शूटिंग के लिए जाने जाते हैं, तो इनको जो है खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं ये बात तुमको पता नहीं चाहिए, पता भी होगी तुमको जो पढ़ रहा होगा लगातार। समझ में आया? ये देव रतूड़ी है, ये भूवैज्ञानिक है। किस चीज के लिए मिला है ये याद रख लेना है। 4 के तो नाम कम से कम याद रख लो। सुशीला बलूनी को मिला है, राज्य आंदोलनकारी थी, समझ में आया? उसके बाद गोरा देवी को चिपको आंदोलन के लिए मिला। तो कम से कम 4 के नाम याद रखो, ऑप्शन में आएंगे तो कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? यूनिक की 8 के 8 के नाम हाथ रख के रट्टा मारे, बेवकूफ है, पागलपंती है वो। करना भी नहीं चाहिए ऐसा, याद भी नहीं होता किसी के। एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, पूछेगा तो इतने चार चार से करोगे, एक को देख के कट जाएगा ऑप्शन। चलो आगे बढ़ो। समझ में आया? एनर्जी को वहां वेस्ट करो जहां उसका कुछ काम हो। समझ रहे हो क्या कहा मैंने? चले, अगला जो नीचे नोट लिखा हुआ ना, नोट लिखा तो मैंने लिखा भाष में, नोट में देखो उत्तराखंड की खेल नीति कब आई है। 30 नवंबर, डेट सहित 30 नवंबर 2021 को नई खेल नीति जो चल रही है हमारी, 30 नवंबर 2021 को आई है। तुम चाहे तो उसके फीचर्स भी पढ़ सकते हो, परीक्षा वाणी में दे रखे हैं। समझ में आया? लेकिन ये डेट जरूर याद रख लेना। समझ में आया? उत्तराखंड की खेल नीति कब आई? 30 नवंबर 2021 को। मुझे लगा ना इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है, 40 ही सवाल आने हैं, दिमाग में सेट करके रखो अच्छे तरीके से। दूसरा, 2025 में 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ उत्तराखंड में, ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ। समझ में? तमीज से इमेज दिखा दिखा के पढ़ाया हुआ। उस उत्तराखंड का स्थान जो है कौन सा राज्य में, उत्तराखंड का जो 38वां खेल हुआ था, इससे पहले गोवा में हुआ था, इसमें 7वां स्थान आता। रांची स्टेडियम कहाँ है? पौड़ी में है, पूछा जा सकता है। मुझे लगा जो इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड है, ठीक है, वो मैंने ही डाल दिया फैक्ट। समझ में आया नहीं? ताकि आपका रिवीजन भी जाए थोड़ा थोड़ा करके। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आप सुबह कोट को पढ़ोगे तो ही तो 2 4 फैक्ट पे और नजर चली जाएगी, और मदद करते ही हैं जो चीजें दिमाग में रह जाती है। समझ रहे हो? साइड में मैंने नोट लिखा हुआ है, परीक्षा वाणी के नोट्स यहां पढ़ना। कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है और कौन कौन से पुरस्कार उसको मिले, क्योंकि ये सवाल पेपर में आ चुका है, पेपर में आ चुका है और पेपर में आता है। इसलिए आपको पढ़ के जाना है कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और ये मैंने ट्रिक से याद करवा रखा। आप नोट खोलो, उस नोट पे सब मिल जाएगा आपको। समझ में आया? कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, एक बार नाम पढ़ के जाओगे, और किस किस को कौन सा पुरस्कार मिला है, कम से कम 2 3 बार पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ भी ये भी बताया है। समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? हेलो, जी सर। जब नींद आने लगे बता देना मुझको, ठीक है?
ठीक है सर, दू, थोड़ी कर लेना। दूसरा नंबर, हाँ मैं डांस करके दिखाऊंगा, आज पक्का डांस करके दिखाऊंगा, कल तो करा नहीं। सीएम सर ने मजाक न करो। सीएम ने जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट से। सीएम ने चंपावत कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया। 185 जो है चंपावत के अंदर एक कॉरिडोर परियोजना का 185.20 करोड़ रुपए, अच्छे खासे पैसे डालने जा रहे। मेरे हिसाब से पुराना होगा फैक्ट, पूछने का नहीं, आप इसको हटा सकते हो। समझ में आया? बस चंपावत कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया गया। समझ में? इसको भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने का नहीं, काट दो उसको पेन लेके। समझ में आया? तीसरे नंबर के आपने क्यों लिखा? छोड़ दो यार, जाने दो ना, गलती तो सबसे होती है ना, इंसान ही तो है। आगे चलो, तीसरे नंबर पे शिक्षक विनोद भट्ट को बेस्ट टीचर रोल मॉडल अवार्ड मिला। ये रुद्रप्रयाग के रहने वाले, नाम याद रखना। नाम है नाम है इनका विनोद भट्ट। बेस्ट टीचर रोल मॉडल अवार्ड हमारे पास, कहाँ के रहने वाले? रुद्रप्रयाग के। पूछा जा सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? आगे याद रहेगा कि विनोद भट्ट, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? रुद्रप्रयाग के। बेस्ट टीचर रोल मॉडल अवार्ड मिला है। ठीक, ये नवंबर की न्यूज चलिए, नवंबर की। समझ में आया? जो 1199 है फटाफट हो जाएगा, 15-20 न्यूज है, उससे ज्यादा नहीं है इसमें। सीएम धामी द्वारा गुड टॉक्स विद अर्जुना का संस्करण जारी करा गया। ये पुस्तक इन्होंने लिखी है, पुस्तक है एक, सीएम धामी द्वारा इसका जो है प्रमोट किया गया उसको। एक पुस्तक है गुड टॉक्स विद अर्जुना, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। लिखी किसने? परमहंस योगानंद ने। ये पुस्तक है, पूछी जा सकती है कौन सी है। तुम जब पेपर में बैठते देखते हो, पता नहीं कौन सी किताब पूछ ली थी, जो चर्चाओं में रही वही पूछता है। सीएम धामी ने इसको प्रमोट किया है। समझ रहे हो आप? क्या नाम है? गुड टॉक्स विद द अर्जुना संस्करण हमारे पास, परमहंस योगानंद की हमारे पास ये पुस्तक है। शिवम धामी ने प्रमोट किया। अब इसके पीछे मत पड़ जाना, हाथ धो के कभी इसकी जन्म कुंडली निकालनी स्टार्ट कर दो, परमहंस योगानंद पूछेगा ही नहीं, क्यों सिर में दर्द कर रहे हो फालतू का। समझ में आया? याद किसको रहेगा? याद ही नहीं रहेगा। झूठ बोल रहा है वो फरागा, नीचे ये देख देख के, देख देख के ये कर दिया, वो कर दिया, याद नहीं रहता वो सब झूठ बोलते हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका जो है ना, मैंने तुमको बता दिया है क्या है। ठीक है, हमको सब पता है। आगे चलो, चौथे नंबर की न्यूज हो गई, पांचवें नंबर की न्यूज पे चलो। हेलो, उत्तराखंड राज्य को रिसोर्स मैनेजमेंट इंडेक्स में राज्य को प्रथम स्थान मिला। अब बताओ, यानी उत्तराखंड अपने रिसोर्स को, अब उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि उसके पास जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब संसाधन क्या होते हैं? जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जल हो गया, बड़ी मात्रा में बिजली बना रहे हैं ज्यादा मात्रा में जल से, यानी हम अपने रिसोर्स का अच्छे तरीके से उपयोग कर रहे हैं। इस मामले में हर राज्य अपना अपना काम करता है, लेकिन उत्तराखंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, पहले नंबर पर है। उत्तराखंड के जो संसाधन है उनका इस्तेमाल खूब अच्छे तरीके से हो रहा है, इसको पहला स्थान मिला है, ये बड़ी अच्छी बात है। और पूछ सकता है, जहां गवर्नमेंट की तारीफ होगी उन सवाल को पेपर में पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट, चलो आगे बताऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा ताकि तुम्हारा सही हो जाए क्वेश्चन। चले, एक इंपॉर्टेंट बात, नीचे जाओ, नीचे उत्तराखंड के रैंकिंग, प्रथम रैंकिंग उत्तराखंड की, याद रखना। रिसोर्स मैनेजमेंट में, संसाधनों को प्रबंधित करने में उत्तराखंड पहले नंबर पर है। एक इंडेक्स निकाला गया है, उसमें इसको जो है पहला स्थान मिला है। अच्छा काम कर रहा है उत्तराखंड। समझ में आया? जो भी इसके संसाधन है उनका अच्छे तरीके से उपयोग किया जा रहा है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। चलें, उसके बाद छठे नंबर पे आ जाइए हमारे पास। छठे नंबर पे मैंने क्या लिखा हुआ? उत्तराखंड के दो उत्पादों को जीआई टैग मिला। सर ये जीआई टैग क्या है? इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जिसे बोलते हैं भौगोलिक चिन्ह, जिसको कहते हैं। आसान भाषा में समझो, एक बात बताओ, किसी एरिया में कोई चीज फेमस है, मान लेते हैं उत्तराखंड के अंदर गंगा जल, उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर गंगा जल फेमस है, लेकिन बाद में जाके ये जो दक्षिण भारत के लोग हैं, गोदावरी नदी के आसपास के रहने वाले लोग, ये कहने लगे गंगा जल यहाँ का फेमस है, गंगा तो सिर्फ ये है। अच्छा यार, तुम तो हमारा बेवकूफ बना दिए यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सरकार ने क्या किया, वर्ष 1999 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित कर दिया गया कि जो वस्तु जिस स्थान की है, वो स्थान उस वस्तु के नाम से जाना जाए। तो उसको क्या कर देते हैं, एक जीआई टैग दे देते हैं, ताकि वो वस्तु वहां संरक्षित रह सके और उस वहां के लोगों की आजीविका प्रभावित ना हो। समझ में आया? समझ में आया? आप बताओ, अल्मोड़ा का पेड़ा फेमस है, आपको याद है? अल्मोड़ा का पेड़ा फेमस है। एक बार मैं साउथ में चला गया, ऐसा ही सेम पेड़ा बिक रहा है। इसका मतलब देखो, अब सेम पेड़ा बिल्कुल मैं अल्मोड़ा देखता की था। बाल मिठाई सर। अरे अल्मोड़ा पेड़ा की ही बाल बोल देते हैं उसको, मिठाई। पेड़ा ही बोल देते हैं, मेरी सर माँ बाल पेड़ा ही मिठाई बोलते हैं सर, उसको। पेड़ा नहीं है वो। बाल मिठाई है, हम अरे हमारे गांव में यहाँ देसी भाषा में पेड़ा ही बोलते हैं उसको। तुम मिठाई बोलते हो, हम पेड़ा बोलते हैं उसको। पेड़ा तुमको अलग पता नहीं कि होता है। क्षेत्रीय वर्ड क्या होते हैं? सर पेड़ा दूसरा, सीखो। सर पेड़ा दूसरा हो। अरे सर सर वो पेड़ा मिल्की दूसरा सा हो होता मावे है। का। सर वो मावे का होता है पेड़ा तो। अच्छा, मावे का होता है, शाबाश, वेरी जी गुड, सर। ठीक है, ठीक। सर
पेड़ा मावे का होता है, बाल मिठाई के ऊपर वो क्रीम वो मतलब लगे रुकोगे रहते नहीं हैं, तुम, है व्हाइट व्हाइट कलर के। मोगे वाली बात पूरी है तुम में, सुधर जाओ चुपचाप, शांति शांति से बैठ। छोड़ दे मोगा वाली हरकत, और कोई नहीं सर्च करेगा मोगा का मतलब क्या होता है, चुप बैठ जाओ शांति से। समझ में आया? तो अब उसी के जैसा सुन लो, ध्यान लगा, फिर ही दिमाग में से निकल जाएगा, अच्छा बार बार जीआई टैग मिलता है, पता नहीं क्या है, क्या बीमारी है। अब इसके बाद दिमाग में से फितूर निकल जाएगा। समझ में आया? तो उत्तराखंड, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, सन 2004-5 की बात है। इन्होंने सोचा अच्छा बेटा इस तरह होता है, उन्होंने उठाया, दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जीआई टैग मिला। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। जीआई टैग मिला पहली बार, जीआई टैग। क्या क्या कहा गया, पूरी दुनिया में फेमस है दार्जिलिंग की चाय। कभी भी जाओ घूमने, कोई गया दार्जिलिंग, जाओगे घूमने तो जब चाय पियोगे तो होश हवास उड़ जाएंगे तुम्हारी जिंदगी में, ऐसी चाय पीनी होगी कभी भी। एक तमिलनाडु की चाय बहुत फेमस है, एक यहाँ दार्जिलिंग की, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ, तो हम क्या कर देते हैं, वहां के लोगों का रोजगार बचा रहेगा। समझ में आया? और लोग चाय पीने के मामले में वहीं जाएंगे बार बार, मैं जैसे मैंने उनको प्रेरित कर दिया अभी, क्योंकि वहां की जीआई टैग मिला हुआ है। इसी तरह उत्तराखंड के अंदर भी 29 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। पहले 9 प्रोडक्ट को मिला, फिर 18 को मिला, फिर 2 को मिला। अब जो 2 को मिला ये पेपर में पूछे जाएंगे, ना तो 18 को याद रखना, ना 9 को याद रखना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। देखो मेरे पास बोर्ड तो नहीं है, लेकिन कहते हैं मेरी आवाज में दम है। समझ में आया? ये दिलों के पार से जाती है, टेढ़ा-टेढ़ा। समझ में आया? नहीं सर, कुछ नहीं कह रही हूँ मैं, अब कुछ। चुपचाप बैठे रहो शांति से, जब हाँ ना करो बस शांति से, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा तुम वही हो। समझ में आया? सर वही क्या? मोगा चले, बात समझ में आया मैंने क्या कहा? पहले 9 प्रोडक्ट जी तो सर। जीआई टैग। मैं तो सोच रहा था यार एक काम करो, जो है मेरे बालों को जीआई टैग मिल जाए, वाओ, ऐसे करके। समझ में आया नहीं बात? है तुम्हारे आसपास मेरी दादी के अचार को जीआई टैग मिल जाता, वाओ कितना अच्छा होता। आज देखो मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन होता यार, इतनी मेहनत ना करनी पड़ती मेरे को। समझ में आया? तुम भी आसपास देखो अपना कोई ऐसा प्रोडक्ट हो तो जिसको जीआई टैग मिल जाए, ये है जीआई टैग। समझ में आया? पूरी न्यूज क्लियर हो गई, मैंने क्या कहा? ठीक है, सब नीचे लिखा हुआ इसमें, दार्जिलिंग की चाय ये। लेकिन जो अभी 2 प्रोडक्ट नए जोड़े गए हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का नाम मैं आपको याद करवाने जा रहा हूं। समझ में आया? आ जाओ पहले नंबर पे, बद्री गाय का देसी घी। ये मिलता है थली सण में, सेंड में, थली सेंड। कोई बताएगा थली सेंड कहाँ है? पौड़ी। पौड़ी। थली सेंड कहाँ है? पौड़ी में सर। शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद बेडू, ये पहाड़ी अंजीर है हमारे पास, इसको बोलती है भी पौड़ी के अंदर मौजूद है हमारे पास, इसको भी मिला है जीआई टैग। तो एक तो बेडू का नाम याद रखना, बीडू नहीं है, बेडू है, बेडू, पौड़ी के अंदर। समझ में आया? उसके बाद बद्री गाय का देसी घी है, इन दोनों को जीआई टैग मिला है। पीछे के जो प्रोडक्ट है मत याद रखो, क्या करोगे याद रखे? समझ में आया नहीं? अपने जहां जहां तुम जिस जिले में रहते हैं उसके देख लो कौन सा जिला है, उसका जो जीआई टैग मिला हुआ है, और तुम किसको चाहते हो जीआई टैग मिल जाना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ उत्तराखंड के यहाँ ना, हमारे हरिद्वार का जहाँ मैं रहता हूँ, गंगा जल को जीआई टैग मिलना जाना चाहिए, गंगा जल को। मैं सोच रहा था, फिर देखो उसका डिमांड। बात समझ में आई? लोग करें? जी सर। ठीक, चलिए सातवें नंबर का है हमारे पास, राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड श्रेणी सी में, चार कई सारी श्रेणी होती है, श्रेणी सी में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। अगर पूछ रहे हो तो मुश्किल पूछेगा, पुराना हो गया है, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं इसको। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 5 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया। डेट पूछ लेता है, बड़ा बदतमीज है इंसान वो। समझ में आया नहीं? पूछ लेगा, क्योंकि नवंबर अभी थोड़ा ही ना आ रहा है, अगली बार 5 नवंबर आएगा। ठीक, इसकी थीम भी पूछ सकता है, इसको छोड़ दीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है भारत में? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है भारत में? सर 9 जनवरी। 9 जनवरी। वेरी गुड, 9 जनवरी को मनाया जाता है। पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ाई होगी तो उसमें बताया होगा। उसके बाद आगे चलिए आप हमारे पास। गांधी जी आए थे, गांधी जी भी आए। चुप हो जाओ, ये नहीं आएगा पेपर में। समझ में आया? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी भूकंपीय क्षेत्र मानचित्रण 2025, उत्तराखंड में अब तक जो है 4 या 5 जोन थे, तो उत्तराखंड का मैक्सिमम जो क्षेत्र था वो जोन नंबर 4 और 5 में आता था। देखो ये क्या करता है, एक हमारे पास भारतीय मानक ब्यूरो है, और उसको उन्हें क्या करता है, पूरे भारत के नक्शे को ना बांट लेता है। आपको आवाज आ रही है हमारी?
भारतीय मानक ब्यूरो है, पूरे भारत का नक्शा उठाता है और बांट लेता है, कौन कौन से जोन में बांट देता है, जोन 1 2 3 4 5 5 तक जोन में, और डालता है कि किस एरिया में ज्यादा भूकंप आएगा, और जो भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र होंगे, सेंसिटिव जोन होंगे, संवेदनशील क्षेत्र होंगे जहां ज्यादा भूकंप आएगा, जोन 4 था और 5 था। इस बार एक नया बदलाव आया है, जोन 6 को भी ऐड कर दिया गया है। समझ में आया? और उत्तराखंड के अंदर जो है हरिद्वार और देहरादून के इलाके को भी इसमें ऐड कर दिया गया है जोन 6 के अंदर। यानी ये भी भूकंप की दृष्टि से बड़े संवेदनशील क्षेत्र है। अब बेटा तुम भी नहीं बचोगे। तुम कहते थे ना टीवी बैंड टूट जाएगा और हम यहाँ से भाग जाएंगे, तुम सारे के सारे मरोगे जिस दिन आएंगी ये पूरी प्लेट है। समझ में आया? ये हिमालयन पूरी की प्लेट, ये सारी मारे सब लोग मरेंगे जितने भी बैठे हुए इस पे, देहरादून वाले भी हरिद्वार वाले भी। समझ में आया? सर को पता है, पर सर को पता है कि सर ने कहाँ जाना। मुझे तो नहीं पता भाई। सर आपने कही थी जब आप वीडियो करा रहे थे। मैं बस ट्रम्प हट जाने दो, जिस दिन भी ट्रम्प हट गया उस दिन मैं यूएसए का टिकट कटवा लूंगा। फिर ममता बनर्जी का टिकट तो कट ही गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलो, जाने दो, छोड़िए, चले। उसके बाद 10वें नंबर का सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया धन सिंह रावत को। वारी वाह दुनिया, सिल्वर एलिफेंट अवार्ड मतलब वही है ना, हमारे घर में अवार्ड पैदा हो रहे तो हमको ये अवार्ड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया धन सिंह रावत का, नाम याद रख लेना, ठीक है, नहीं तो साहब बुरा मान जाएंगे। आगे चलो, 11वें नंबर का हमारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला मोहन कंडपाल को, कंडपाल नाम बोलते हैं इसको, मोहन कंडपाल को, शिक्षक है, अल्मोड़ा के हैं। इन्होंने एक अभियान चलाया, बहुत अच्छा अभियान चलाया, बहुत अच्छा काम करा इन्होंने। अभियान चलाया था क्या? पानी बो पानी उगाओ। कितना अच्छा अभियान है इनका। समझ में आया? इसके लिए इनको राष्ट्रीय जल पुरस्कार बुलाया गया इनको दिल्ली में, आओ आपने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, आप अल्मोड़ा के रहने वाले हो, आपका नाम क्या है? आपका नाम मोहन कंडपाल है, आपने तो बड़ा अच्छा स्लोगन दिया, बड़ा अच्छा नारा दिया आपने। क्या नारा दिया आपने? आपने नारा दिया पानी बो और पानी उगाओ। वाओ कितना अच्छा नारा। सरकार प्रभावित होगी इनसे, खींच लिया इनका फोटो वगैरह खींच के, आ जाओ फिर पुरस्कार दिया इनको, चाहे पापे पियो तोड़ो और जाओ शांति के साथ, ठीक है, दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी तुमसे, वे भी ऐसा काम करेंगे, जल को बचाएंगे। अभी न्यूज क्लियर हो रही है? जी सर। ठीक। मेरा गीत मेरे दिल की पुकार है। चलो नेक्स्ट, कहां तक हो गया यार, मैं कहां तक हो गया? सर 11 तक हो गया, 12वीं 12वें पे आ रिपोर्ट। जाओ। 28वीं अखिल भारतीय वन क्रीड़ा प्रतियोगिता में उत्तराखंड का स्थान छठवां, और पहला स्थान मिला छत्तीसगढ़ को। उत्तराखंड का हाल गोल्ड 21 गोल्ड मेडल मिले इसको, 26 रजत मिले, 20 कांस्य मिले। बस याद रखना है ना, उत्तराखंड का स्थान छठा है। नाम क्या है? 28वीं अखिल भारतीय वन क्रीड़ा प्रतियोगिता। समझ में आया? वन क्रीड़ा प्रतियोगिता में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? छठा है। इतना ही नाम वो बहुत है काम, जब एमसीक्यू लगाओगे ना तब याद होने लगेगा धीरे धीरे। समझ में आया? जो छोटे छोटे फैक्ट मिले ना, मैंने जगह छोड़ रखी है इसमें, वे इसलिए छोटी साइड में जाना, छोटे छोटे फैक्ट मिले छोटा छोटा करके लिखते चले जाओ। समझ में आया? अगला क्वेश्चन हमारे पास, उसके बाद आगे चलो हमारे पास रुद्रप्रयाग। देखो, हाइपर स्पेक्ट्रम मैपिंग तकनीक का प्रयोग करके तांबे के विशाल भंडार खोजे गए। यहाँ से एक तकनीक है, वो तकनीक ये बता रही है, ये बड़ी बात है, क्योंकि तांबा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिलता है खेतड़ी के अंदर, राजस्थान के अंदर। समझ में आया? या फिर कर्नाटक के आसपास के इलाकों में, झारखंड के आसपास के इलाकों में, झारखंड जो छोटा नागपुर का पठार वाली पेटी है उसमें मिलता है। लेकिन ये बड़ी बात है, हमने एक नई टेक्नोलॉजी यूज करी और रुद्रप्रयाग के अंदर तांबे के भंडार खोज लिए। समझ में आया? कॉपर क्यूप्राइट्स, समझ, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी उसको पता होगा, ठीक है। ये इस तरह के खनिज यहाँ से मिल रहे हैं और इनको जो है मेल्ट किया जाएगा, पिघला जाएगा, यहाँ से फिर इससे तांबा निकाला जाएगा। समझ में आया? वात्य भट्टी के अंदर डाल के। बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ आपको? इस तकनीक का नाम याद रखना, तांबे के भंडार कहाँ मिले? रुद्रप्रयाग में मिले, ये याद रखना, और कुछ नहीं याद रखना, इससे ज्यादा पेपर में पूछा नहीं जाएगा। तकनीक का नाम बताने जा रहा हूँ, चले। हाइपर स्पेक्ट्रम मैपिंग तकनीक, इसका उपयोग किया गया, तांबे के भंडार खोजे गए। कहाँ पे खोजे गए? रुद्रप्रयाग में खोजे गए। ये बड़ी खोज है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। समझ में आया नहीं है? क्योंकि सरकार जो है बड़ी मात्रा में जो है खनिज का भी इंपोर्ट आयात करती है, आयात, समझ में आया? इंपोर्ट करती है बड़ी मात्रा में।
चले, उत्तराखंड की सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत, ये बड़ी अच्छी स्कीम है, याद रखना, पूछी जा सकती है पेपर में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 12 नवंबर 2025 को स्टार्ट करेगी, दिमाग में रट्टा मार लो, 12 नवंबर 2025 से देवभूमि, अच्छा परिवार की बात हो रही है, देवभूमि यानी उत्तराखंड की बात हो रही है। अच्छा कोई योजना स्टार्ट करी गई है, काम क्या है वो, उत्तराखंड के भाई जो मूल निवासी है उनकी तो पहचान हो कम से कम, समझ में आया। तो जो बाहर के लोग आके उत्तराखंड में बस जा रहे हैं, अब क्या होगा, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि परिवार योजना 12 नवंबर 2025 को लागू कर दी गई। आप जो मूल निवासी हो, दिखाओ अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, आपको मिलेगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर, आप सब सच में यहाँ के मूल निवासी हो। ये समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ। प्रत्येक परिवार को एक आईडी मिलेगी और उससे आपकी पूरी पहचान हो जाएगी। और मेरे हिसाब से कोई अच्छा सा वकील होगा, इसको खींच के और घसीट के कहा ले जाएगा कोर्ट में। अच्छा, राइट टू प्राइवेसी का मामला आ जाएगा सामने, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अब सरकार चाहे तो उसका दुरुपयोग भी तो कर सकती है। आप बताओ, आप एक आईडी बना के मेरे परिवार की पूरी जानकारी ले रहे हो, समझ में आया। कल को मैं सरकार पे कमेंट और टिप्पणी करने लग जाऊं, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, तो ये तो क्या करेंगे, मेरे परिवार वालों को परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे हिसाब से कोई अच्छा सा वकील हो, इसको खींच के लेके जाए कोर्ट के अंदर। ये राइट टू प्राइवेसी का मामला है, जैसे पुट्टा स्वामी यूनिवर्सिटी वर्सेस ऑफ द इंडिया के मामले में 2017 का एक केस आया था आधार कार्ड वाला, कि आधार कार्ड के से सारी जानकारी सरकार के पास है। चलो छोड़ दो, खैर तुम्हारा इतना काम करनी है। आपको मेरी बातें समझ में भी आ रही नहीं आ रही? हाँ जी। आ रही है सर, आ रही है। वो जी सो गए क्या जी? बाकी तो नहीं पता सर, मैं जागी हूँ। चलिए छोड़िए, कितनी न्यूज हो गई भाई? 14 हो गई ना, 15वीं न्यूज पे जाओ। चलिए, काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह, रमेश पोखरियाल निशंक को ये मिला हमारे पास, इस समारोह में अवार्ड मिला। नाम देख लो, काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह। ये साहब तो आजकल पुस्तक भी बहुत लिखने लगे हैं, अभी देखो आगे इनकी पुस्तक बताऊंगा। रमेश पोखरियाल निशंक, समझ में आया नहीं? ये रमेश पोखरियाल निशंक है, ये भारत के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, समझ में आया आपको, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो रह ही चुके हैं। ठीक, ये आजकल किताब भी बहुत लिख रहे हैं, मतलब दाल में कुछ काला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको, याद रखना है, रमेश पोखरियाल निशंक को। 15 न्यूज हो गई ना, 16वीं न्यूज पे जाओ। एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर लगाना, जो एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं लगाएगा सोचेगा क्लास पढ़ी, इतना नोट्स पढ़ लिया काम हो जाएगा, वो अपना समय खराब कर रहा है। समझ में आया? खबर नहीं आई उसको पेपर में बैठ के, मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाओगे। अप्लाई करना जरूरी है, वो कहां से निकलेगा, एमसीक्यू से। समझ में आया नहीं? और उसके बाद लिखना, ऐसे नहीं बस सेंसा की तरह ऐसे नहीं, लिखना भी। चले 16वें नंबर पर, सीएम धामी द्वारा लिटरेचर फेस्टिवल में लीडिंग लेडीज ऑफ द इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक का नाम पूछा जा सकता है, याद रखना, वेणु अग्रहरि ढींगरा, ये नाम है। ठीक है, पुस्तक का नाम देख लो हमारे पास, सीएम धामी द्वारा लिटरेचर फेस्टिवल में एक पुस्तक का विमोचन किया गया, उसको प्रमोट किया गया। भाई आओ इस पुस्तक को खरीदो, बहुत अच्छी पुस्तक है, एक साहित्यकार ने लिखी है, उनका नाम याद रखना है आपको, वेणु अग्रहरि ढींगरा, ये लेखक है, बहुत अच्छे लेखक है, इन्होंने पहले भी बहुत सारी पुस्तकें लिख दी हैं, समझ में आए, लिटरेचर के मामले में। तो इन्होंने लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया, लीडिंग लेडीज ऑफ द इंडिया बताया कि महिला नेतृत्व कर सकती है, ऐसे कर कर पुस्तक ये, समझ में आया? तो इन्होंने पुस्तक लिखी, सीएम धामी ने इसको प्रमोट किया है। सीएम धामी का नाम याद रखना, लेखक का किताब का नाम याद रखना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। जी सर। 7वें नंबर पे, उत्तराखंड का पहला बोन मेट्रो ट्रांसप्लांट सेंटर हल्द्वानी में बनाया गया। बोन मेट्रो ट्रांसप्लांट सेंटर, अब देखो मतलब बड़ा सेंटर है एक प्रकार से, ठीक है, बहुत क्रिटिकल केस जाएंगे इसमें, समझ में आया? ये जो सेंटर यहाँ हल्द्वानी में बनाया गया है ना, ये मेडिकल वाला है, ये समझ लो आप अमेरिका में होता है ऐसे इलाज। तो ये सेंटर बड़ा सेंटर है, सवाल पूछा जा सकता है, पूछा जाना चाहिए। 18वें नंबर पे जाओ आप, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं को एआई से जोड़ने हेतु अमेरिका और कनाडा में लॉन्च किए गए भाषा संग्रहित पोर्टल का नाम भाषा डेटा कलेक्शन पोर्टल, इसका नाम याद रखना है। देख लो, बताओ, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर जाके गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं को एआई से जोड़ने का काम चल रहा है अमेरिका और कनाडा के अंदर, और पेपर में ना कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आया? ठीक है, तो ये नाम है भाषा डेटा कलेक्शन पोर्टल। चलिए,
उसके बाद हमारे पास 19वें नंबर की न्यूज़ पे आ जाइए। उत्तराखंड की पक्षी गणना हुई है हमारे पास। आवाज आ रही है आपको मेरी साफ? जी सर, आ रही है। पक्षी गणना हुई है 16-17 नवंबर 2025 को। वन विभाग और राज्य जैव विविधता बोर्ड ने करवाई है। वन विभाग ने और राज्य जैव विविधता बोर्ड है यहाँ का उत्तराखंड का, उन्होंने मिलकर पक्षी गणना करवाई है। अच्छा सर, इसमें हुआ क्या है? ये क्या हुआ? बस इतना ही नाम याद रखो किसने करवाई है भी, ठीक है। अभी डेटा देखेंगे इसका। कितने पेज हो गए? 8वां हो गया ना? इसके बाद 9वां है ना? तो ये तुम्हारा कौन से मंथ का करंट अफेयर था? नवंबर मंथ का करंट अफेयर था। सर क्या इतने से काम हो जाएगा? हाँ सर, हमको क्या करना है? मैम बैठी हुई हैं, सर भी बैठे, तो मैम हो चाहे सर हो, आपको एक मंथ के कम से कम 3 वीडियो से एमसीक्यू लगाने हैं। जब आप थक जाओ, हार जाओ, और लिखने का प्रयास भी करना, एकदम मत भर देना इसको। समझ में आया? दिमाग में जब भी लगे ना डेटा ज्यादा हो रहा है, सर ने कहा था 40 सवाल तो सारे आएंगे, कहाँ है दिमाग लगाना, वही देखो ना जो आएगा। तो वो तुमको एमसीक्यू के साथ साथ धीरे धीरे पता लगने लगेगा। एक वीडियो के तक तो नोट्स मत बनाना, जो दूसरी वीडियो पे पहुंचोगे, दूसरी तीसरी वीडियो के अंदर वहां 2-3 लाइन तुमको लिखने की मिलेगी, बाकी फालतू सब हटा दोगे तुम। तुम्हारा दिमाग खुद ही हटाना स्टार्ट कर देगा, सवाल ही नहीं बनेगा यहाँ से। समझ में आया? क्योंकि वो डेटा बाद में फिर बदल जाएगा जाके, और जो बाद में बदल जाएगा बार बार उसको क्यों डालेगा? कोई इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज होती है जो पेपर में डालता है उठा के, उसकी रिलेवेंसी होती है, उसका इंपॉर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंस होता है, उसका महत्व होता है उसका भाई। समझ रहे हो? चलिए अब मैं डांस करके दिखाऊं। चलो 1 दिसंबर का और कर लो, उसके बाद डांस करके दिखाएंगे। सच्ची आज पक्का डांस करके दिखाऊंगा। चलो दिसंबर पे आ जाओ। ठीक है। गाना गाना तुम डिसाइड करोगे, ठीक है। चलो पहले नंबर की न्यूज है हमारे पास, आ जाओ। उत्तराखंड की सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2025, दिसंबर का है ना? हाँ जी जी सर। ठीक। उत्तराखंड की सरकार द्वारा दिसंबर 2025 को अभियान चलाया गया। अच्छा 17 दिसंबर 2025 को, जिसके तहत हर व्यक्ति को सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचेगा, मतलब जानकारी होगी। सर अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, हमारे गांव में बताया क्या होता था? हमारे गांव में अगर किसी के पैसे आते थे पहले पुराने व्यक्ति के पास, तो क्या होता था, उनको जानकारी होती थी कम, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। तो उसमें एक मध्यस्थ करता होता था, गांव का पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो जाता था बैंक में लेके, और उसमें से आधे पैसे तो अपने पास रख लेता था, और उनको बताता इसमें इतना ही लिखा हुआ था और इतने ही तुमको पैसे मिलेंगे। मामला गड़बड़ हो गया। अब तो सब चीज़ें डिजिटल होती जा रही है, तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है, क्योंकि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तो सब सूचनाएं धीरे धीरे गायब हो जाएगी, और भ्रष्टाचार धीरे धीरे जन्म लेगा फिर। तो सरकार ने क्या सोचा है, एक काम करते हैं, लोगों तक सूचना पहुंचाई जाए। कौन सी सूचना? कि सरकार जो है वर्नेबल ग्रुप के लिए, वंचित वर्गों के लिए या उपेक्षित समूह के लिए, वो समूह जो समाज से पिछड़ गया है, महिलाएं, दिव्यांग, ओबीसी, एससी एसटी के जो लोग हैं हमारे पास, जो सताए हुए लोग हैं। समझ में आया? तुम्हारे लिए कोई योजना नहीं है, घबराओ मत, तुम सताए हुए, तुम सताते हो लोगों को, ठीक है। तो जो स्कीम चलाई जाएगी, उस स्कीम का जो, ध्यान से सुना मेरी बात, उस स्कीम की जानकारी लोगों तक पहुंचेगी कैसे? तो सरकार ने चलाया, हम तक पहुंचाएंगे। तो ये हमारे पास सरकार ने 45 दिनों तक अपने अधिकारियों को, अपने जो उनके कर्मचारी है उनको भेजा, 45 दिनों तक प्रोग्राम चलाया है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। जन सरकार की जन 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 की सरकार, जन जन के द्वार, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसको बोलते हैं। देखो वोट बैंक बैंक पॉलिटिक्स। समझ में? बीजेपी 24 घंटे एक्टिव रहती है, जब जाकर चुनाव जीतती है वो। समझ में आया? लेकिन है, चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। देखो सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, 45 दिनों तक गवर्नमेंट कर्मचारी को लगा दिया। जाओ देखो सरकार क्या क्या कर रही है। क्या नाम है याद रखना, जन जन की सेवा नहीं, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। ये चलाया गया एक कैंपेन, एक अभियान चलाया गया। समझ में आया? कितने दिनों का चलाया गया था? 45 दिनों का। आपको मेरी बात समझ में आ रही? जी ठीक। सर। दिसंबर मंथ का हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे खत्म करेंगे बस, इसके बाद पक्का डांस 100%। दूसरे नंबर की न्यूज पर जाओ, साइड में जाओ, दूसरे नंबर की न्यूज पर। और दूसरे नंबर की न्यूज कितनी इंटरेस्टिंग है। उत्तराखंड की सरकार द्वारा सगंध फलों, सगंध फलों का मतलब सुगंधित फल होते हैं, जैसे पुष्प हो गए, ब्रह्मकमल हो गया, जिससे सुगंध आती है हमारे पास। खेती के लिए सघन फलों, सघन है नाम, सघन ही लिखा हुआ। सघन खेती के विकास के लिए जो है एक महक क्रांति 2026 से लेकर 36 तक
अब महक क्रांति चलेगी, ये पूछेगा पक्का 100%, क्योंकि क्रांति है, क्रांति तो बहुत बड़ी होती है। तो महक क्रांति चलाई गई। इसकी शुरुआत हुई सेलाकुई से, हमारे पास सेलाकुई देहरादून से हुई इसकी शुरुआत। इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य होगा। हाँ सर, इसका उद्देश्य है, देखो, राज्य में सुगंधित फसलों की खेती का विकास और 1 लाख किसानों को जोड़ना, इसका उद्देश्य है। महक क्रांति का उद्देश्य है सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देना। अब देखो कहाँ कहाँ से सुगंध आती है, उनसे इत्र भी बनाए जाते हैं। उसको देखो, डीओ दीवाना बना दे, डाल दे, डीओ डाल दे, फोग क्या चल रहा है आजकल, फोग जलता है, तो इनसे ही बना जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं इनसे। तो सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए, 1 लाख किसानों को जोड़ने के लिए इस तरह की एक क्रांति चलाई गई है सरकार के द्वारा। आपको समझ में आ रही है बात? 26 से लेकर 36 तक चलाई गई है, 2026 से लेकर 36 तक है। महक क्रांति नाम है। शुरुआत देहरादून के सेलाकुई से हुई है। समझ में आया? सुगंधित फसलों को बढ़ावा दे मिलेगा और क्या होगा, 1 लाख किसानों को उसमें जोड़ा जाएगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक है। इसी के तहत ये तो मिशन होगा एक प्रकार का। इसी के तहत क्या हो रहा है, इसी नीति के तहत 7 एरोमा घाटी बनाई गई है। और 7 एरोमा घाटी में से मैं 4-5 के नाम आपको बता रहा हूँ। ये पूछी जा सकती है एरोमा घाटी। समझ में आया? क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में सुगंधित प्रोडक्ट मिलेंगे और वहां से निकाल लेंगे, और प्रोडक्ट को निकाल लेंगे, तब जाके इनको प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ये पूछा जा सकता है एरोमा घाटी कौन कौन सी है। वही घाटी जहाँ सुगंधित पुष्प या सुगंधित फल मिलेंगे या सुगंधित प्रोडक्ट मिलेगा हमारे पास। आपको आवाज आ रही? जी सर। चलिए, तिमूर वैली पिथौरागढ़ में, पीएचआई का मतलब पिथौरागढ़ है, मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ। डेम्स रोज वैली हमारे पास चमोली है। सिनेमन वैली हमारे पास, सिनेमन वैली हमारे चमोली और अल्मोड़ा है, वो ऊपर वाला दूसरे नंबर का चमोली और अल्मोड़ा हमारे पास। तीसरे नंबर का सिनेमन वैली हमारे पास चंपावत और नैनीताल है। मिंट वैली हमारे पास उधम सिंह नगर है। उसके बाद हमारे पास लेमन ग्रास और मिंट वैली, ये हरिद्वार और पौड़ी में है। 3-4 के नाम याद रख रहे तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 7 के आसपास है, तो पूछा जा सकता है। ज्यादा बड़ा डेटा भी नहीं है, एक आधे का नाम 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, और एमसीक्यू में देखो तो पक्का याद हो जाएगा। समझ में आया? क्यों जी? जी सर। चलो, तीसरे नंबर की न्यूज पे आ जाओ भाई। अच्छा जी, तीसरे नंबर की न्यूज पे आ जाओ। आप बोर तो नहीं हो रहे? पता नहीं यार, मुझे दूसरों की क्यों फिक्र रहती है। आप बोर हो जाओगे इस तरह करके यार, लेकिन हो जाओ यार। सीएम धामी द्वारा, सुन लो, सीएम धामी द्वारा सैटेलाइट सेंटर का लोकार्पण हुआ भाऊवाला में, देहरादून में। भाऊवाला में सैटेलाइट सेंटर खोल दिया यार, बड़े अजीब आदमी हो तुम। यहाँ बनाओगे क्या सैटेलाइट बैठक? चलो कोई बात नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ तो काम कर रहे हैं देहरादून के अंदर। भाऊवाला, किसी को पता है भाऊवाला कहाँ को पड़ता है देहरादून में? मैं देखना चाह रहा हूँ क्या कर रहा है। सैटेलाइट सेंटर खोल दिया। सैटेलाइट, अरे जिससे आपके घर में इंटरनेट आता है, डोई वाला साइड में। सब बस, वेरी गुड। चौथे नंबर पर जाओ हमारे पास, प्रत्येक जिले के लिए एक भव्य महोत्सव आयोजित करने हेतु एक स्कीम। देखो ये कितनी अच्छी स्कीम है हमारे पास। अब तक तुमने सुना था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये तो केंद्र सरकार की स्कीम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद को प्रमोट करेंगे, और उससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट को बाहर निकाल के लेके जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। उसका मुकाबला होगा और लोग खरीदेंगे और भारत का निर्यात बढ़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, हमको निर्यात बढ़ाना है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट बढ़ाना है। अगर भारत का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, हम यही चाहते हैं, तो इस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट करी थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, पूरे देश के अंदर। और फिर अलग अलग राज्यों ने स्टेज को स्टार्ट कर दिया था, कभी यूपी ने, कभी ये। लेकिन उत्तराखंड इसमें एक स्टेप आगे रहा। इन्होंने क्या स्टार्ट करा था, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट। समझ में आया नहीं? 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट को उठाओ और भारत के किसी भी कोने के अंदर उन 2 प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो बताओ वहां के जो लोग होंगे उनकी आजीविका चल पड़ेगी। समझ में आया? तो गुजर बसर चल पड़ेगी, उनका घर चल पड़ेगा। अच्छी बात है। अब क्या हुआ, इसी की तर्ज पर, इसी स्कीम, इसकी मतलब योजना होती है, इसी योजना की तर्ज पर सरकार के द्वारा क्या किया गया, एक फेस्टिवल आयोजित किया गया। देखो, प्रत्येक जिले के लिए एक भव्य महोत्सव, पूरा फेस्टिवल बनाया जा रहा। किस तरह का? एक स्कीम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फेस्टिवल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फेस्टिवल, ये स्कीम चलाई जा रही। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फेस्टिवल, उसमें क्या होगा, वहां के पूरे कल्चर को प्रमोट किया जाएगा और वहां का एक त्योहार पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा।
अच्छी स्कीम का नाम याद कर लेना, पेपर में भावनाओं में मत जाओ बिल्कुल भी, समझ में आया? नाम याद रखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल। क्यों? ताकि वहां की संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने पर्दे पर उतारा जा सके। उत्तराखंड की संस्कृति इतनी अच्छी है, अगर इसको प्रमोट करें अच्छे से, सही से, इसको स्क्रीन मिले, मैं लिख के और दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं पूरी मुझे तुम सीएम बना दो कुछ दिनों के लिए, और देखो पूरे पश्चिम की दुनिया को ना उत्तराखंड की संस्कृति का मैंने फैन बना दिया। तो 16, मैंने क्या कहा था तुमको, 16,000 गांव में 24,000 करोड़ रुपए लगेंगे डेवलप करने में, और एक साल में अगर मैं एक साल में 3 करोड़ रुपए भी लगाऊं उसमें, सरकार काम नहीं करना चाहती। 5 साल मिलते हैं सरकार को, 3 पंजे होते 15, ऐसा गांव पूरी दुनिया में नहीं होगा अगर तमीज से काम करे तो। समझ में आया? लेकिन जिस दिन मैं सीएम बनूंगा, समझ में आया, और उस दिन देखना तुम चुनाव सर चमका अगले देगा। साल, सर चुनाव है अगले साल, टिकट ले लो बस, अभी नहीं लेता, वोट आपके जब मैं सर ले वृद्धावस्था लो। में पहुंच जाऊंगा, और तुमको सबको जो है वो किसी को वित्त मंत्री बनाऊंगा जिसको मैंने पढ़ा रखा है, और किसी को शिक्षा मंत्री बना दूंगा, ठीक है? अभी नहीं जाना चुनाव की तरफ, मैं तुमको बता रहा हूं कि उत्तराखंड का कल्चर है, कितना अच्छा कल्चर है। देखा मैंने इस तरह करके कैसे डांस करते हैं यार, अजीब सा डांस होता है इनका, तो पूरा ग्रुप बना लेते हैं। क्या होता है उससे? सामूहिकता पैदा होती है, प्रेम बढ़ता है। ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में आज के समय में इस तरह का डांस में कल्चर देखता हूँ, मेरे पास तो स्टेटस देखता हूँ, रहता हूँ बच्चों के ऐसे ऐसे करके 4-5 हजार लोगों के नंबर हैं, तो पूरा उत्तराखंड मतलब मेरे फोन में भरा हुआ, ऐसे करके मैं देखता रहता हूँ। इतना अच्छा कल्चर है, तो दिमाग में नए नए थॉट जनरेट होते हैं, वाह यार क्या कल्चर है, इसको प्रमोट कर दिया जाए, फिर देखो उत्तराखंड कहाँ पहुंचेगा। समझ में आया? पूरी दुनिया के पश्चिम के लोगों को यहीं बुला लूंगा, जूलिया, एंटोनिया, पेंटोनिया, जितनी मेरी बाहर की दोस्त है ना, सारी यहीं आएगी, यहीं बसेगी आके। क्या लेके आएगी? डॉलर, डॉलर लेके आएगी, और डॉलर की तो जरूरत है भारत को। क्या चाहिए? फॉरेक्स बढ़ेगा भारत का, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, 700 बिलियन डॉलर हो गया है अभी, और बढ़ेगा, जिसकी 1991 में कमी हो गई थी, डूब गए थे हम, फिर हम कभी नहीं डूबेंगे। फिर $1 जो है ₹1 के बराबर होगा, फिर तुम भी अपना इलाज करवाने अमेरिका जाओगे। लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ना। चलो आगे चलो, तो बताया तुमको वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल। चलो बताओ अपने अपने जिले का एक फेस्टिवल बताओ, कोई बढ़िया सा टाइप करके बताओ। हरिद्वार का कौन सा फेस्टिवल फेमस है यार? कुंभ, सर वो तो आप बताओगे। कुंभ 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 कुंभ। और बताओ भाई कोई, 12 साल में आता है वो। चलो देहरादून का बताओ कोई फेस्टिवल हो तो। जौनसार में तो सर वो लगता है जागड़ा, जागड़ा महासू देवता का पर्व मनाया जाता है जो, वो भी चलो काफी ठीक बड़ा है, फेस्टिवल है। कोई बात नहीं, सरकार अच्छा झंडे काम का है। मेला। 5वें नंबर पर जाइए आप। रम्मान, नीरज बोल रहे हैं, क्या बोल रही है रितिका? झंडे का मेला। झंडे का मेला, ठीक है, हाँ जी। ये भी सही कह सकते हो आप। चलिए, सर झंडे बहुत सारे मिले हैं, मेले तो बहुत ब्रह्मांड है। महोत्सव या हिल यात्रा हो गई। चलो चुप हो जाओ, अब जाओ, कोई बात नहीं। 5वें नंबर पे जाइए आप। उत्तराखंड जन विश्वास अधिनियम 2025, ये इंटरेस्टिंग है, ये बड़ी अच्छी बात है। देखो उत्तराखंड, इसमें क्या किया गया पता क्या हुआ था? देखो उत्तराखंड जन विश्वास अधिनियम 2025, इसका नाम याद रख लेना, पेपर में पक्का आएगा 100%। ये जन विश्वास अधिनियम 2025 क्या हुआ? जेल की सजा का प्रावधान समाप्त करके सात कानून थे, उसमें क्या कर रहा था? मान लो देखो कोई बच्चा कोई लोग जो है उत्तराखंड में आए, दारू की बोतल पी, और पीने के बाद ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके बोतल फेंक के मार दी, और पॉलिथीन भी वही फेंक दी। तो क्या हो जा रहा था? जानवर आया, खाया, बेचारे को कैंसर हो गया। 2-3 केस तो मैंने देखे इस तरह के, अखबार में पढ़ता रहता हूँ। सरकार ने सोचा अच्छा बेटा, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका नंबर निकाला गया गाड़ी का। अच्छा बहुत पिकनिक मना रहे थे। ऐसे एक कानून नहीं है, ये तो मैं पोल्यूशन से संबंधित बता रहा हूँ तुमको। ऐसे लगभग 7 कानूनों को बदला गया, और उसमें क्या था कि 2 साल की सजा, 3 साल की सजा, छोटे छोटे दंड के लिए सजा हो जा रही थी एकदम। सरकार ने सोचा एक काम करो, रिलीफ दे दी। रिलीफ देने का मतलब क्या है? एक काम करो बेटा, अपराध कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस जुर्माना दे देना, पैसे दे देना, जेल नहीं होगी इस बार तुमको। समझ में आया? तुम महाराष्ट्र के हो, कर्नाटक के हो, कहीं के भी हो, आओ आराम से लगाओ पिकनिक बड़े प्यार के साथ। इस बार तुम पैसे दे देना, तुम छूट जाओगे, इस बार तुमको जेल नहीं होगी। तो सजा के प्रावधान कम करा गया। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी सर। सर। इसी को बोलते हैं जन विश्वास अधिनियम 2025। जेल की सजा का प्रावधान समाप्त करके 7 अलग अलग कानूनों के स्थान पर यह अधिनियम लाया गया।
आपको बात क्लियर हो गई? और इस 7 अधिनियम कौन कौन से हैं मेरे को कल बताओगे तुम, कौन कौन से 7 अधिनियम समझ में आया, और किसी किस में क्या क्या सजा थी, ये पढ़ के आओगे घर से। समझ में आया? 7 अधिनियम 7 एक्ट कौन कौन से थे जिनको बदला गया और बदल के एक अधिनियम बनाया गया और सजा का प्रावधान कम कर दिया गया। इसी को तो बोलते हैं उत्तराखंड को बर्बाद करना। अब देखो कितनी पिकनिक चलेगी यहाँ। समझ में आया? अब देखो और क्राइम और बढ़ेगा, क्राइम और बढ़ेगा। मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही थी? दूसरे स्थान पर हो ना तुम, पहले स्थान पे आओगे तुम। जी सर, क्राइम के बाद तुम ना पहले स्थान पे आओगे बराबर। चलिए 6 नंबर पे आ जाओ। ग्राम्य विकास को गति प्रदान करने हेतु, अच्छा बेटा, गांव के विकास को गति प्रदान करने के लिए आईआईटी रुड़की और टाटा कंपनी है हमारे पास, ये टाटा कंपनी। गांव है हमारे पास तिलवाड़ी दून के अंदर है, और फैगुल, ये 2 गांव हैं, और एक हमारे पास कानवड़ हमारे पास चंपावत का गांव है। इसको पूरा डिजिटल गांव बनाया जाएगा। तो पूछ लेता है कभी कभी ये किसकी पहले 3 गांव को सम्मिलित किया गया है, और आईआईटी रुड़की और टाटा कंपनी ने इनको उठा लिया है गोद। बेटा हम तुमको पूरा इंटीग्रेटेड एकीकृत रूप से चारों तरफ से स्मार्ट बना देंगे। हॉस्पिटल भी होगा यहाँ, शिक्षा भी, एजुकेशन भी होगा हमारे पास, यहाँ सब चीज होगी यहाँ, और सब चीज पूरे गांव की मॉनिटरिंग होगी, बाहर लगेगी स्क्रीन, इसका इतना स्कीम का पैसा आया था, इतना इतना यहाँ, इतना इतना खर्च हुआ, इतना नाली पे, इतना टंकी पे खर्च हुआ, इतना नल पे खर्च हुआ, इतना पाइप पे खर्च हुआ, इतने इतने का काम हुआ है। ऐसा गांव बनाने की बात चल रही है। आईआईटी रुड़की और एक कौन सा है हमारे पास, ये टाटा कंपनी है हमारे पास। कोई बता सकता है इतना काम क्यों कर रही है आईआईटी रुड़की को, क्या दर्द है, और जो टाटा कंपनी को दर्द क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा काम, फालतू में पैसा खर्च कर दे रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल है CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं। कोई भी कंपनी हो, भारत में रहना होगा तो आपको अपनी जितनी भी नेटवर्थ होगी आपको उसको 2 या 3% के आसपास होगा, 2-3% के आसपास सामाजिक कार्यों में खर्च करना पड़ता है। समझ में आया? जितने भी पैसे आप कमाई करोगे तो 2% कार्य जो है इसमें खर्च करना पड़ता है आपको इन पूरे एरिया में। तो ये काम कर रही है, अच्छा काम, सामाजिक कार्यों में आपको लगाना पड़ता है, नियम है। कंपनी अधिनियम 2013 ये कहता है। पहला हमारा कंपनी अधिनियम था 1956 का। अब 2013 वाला आया, उसमें ये बात कह गई थी कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप को भी अगर वो पैसा कमाएगा अपने टर्नओवर का 2% जो 2-3% जो है सामाजिक कार्यों पर खर्च करेगा ही करेगा। 2%, कृष्णा सिंह बोल रहे 2%, तब बात वेरी गुड। समझ रहे हो? आपको समझ में आया? कोई ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, क्यों ऐसा कर रहा है, ये कंपनी ऐसा कर रही है, वैसा कर रहा है। चले, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। भाई न्यूज क्लियर हुई? ठीक है, 6 नंबर की न्यूज होगी। उसके बाद हम चलते हैं 7वें नंबर की न्यूज पे। चले, सैन्य अभ्यास हमारे पास, ये इंटरेस्टिंग है, पूछा जा सकता है। ये हुआ है हमारे पास, अगली बार नेपाल में हुआ है, इस बार पिथौरागढ़ में हुआ है। सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज, भारत की सेना और जो है नेपाल की सेना दोनों मिलकर एक्सरसाइज कर रही है। समझ में आया? एक्सरसाइज जो कर रही है हमारे पास उसको बोलते हैं सैन्य अभ्यास। अच्छा, उसका नाम है सूर्य किरण, हमारे पास 2025 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पिथौरागढ़ में। ये इसका 19वां संस्करण था, यानी 19वीं बार हो रहा है, और 20वीं बार नेपाल में होगा जाके। आपको इसकी न्यूज क्लियर होगी। सूर्य किरण है, एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, किस किस में? नेपाल की और भारत की सेनाओं के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पिथौरागढ़ में हुआ है। इतना ही याद रखना है, फालतू याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण, याद मत रखो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगली बार कहूंगा नेपाल में होगा। लोग करें? यस सर। ठीक, 8वें नंबर पे जाओ। हमारे पास AI मिशन 2025 के तहत जारी नीति का उद्देश्य पहाड़ी जरूरतों के अनुसार AI आधारित विकास को लागू करना। अगर पूछ रहे तो AI मिशन 2025 चलाया है हमने, उस AI मिशन 2025 का उद्देश्य यही होगा, पहाड़ी क्षेत्र को डेवलप करना। यार कितनी चीजें कर रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, फिर भी डेवलप नहीं हो पा रही। कारण क्या है? भ्रष्टाचार देश को दिमाग की तरह खोखला कर रहा है। हर आदमी भ्रष्ट है। समझ में आया? हर आदमी केवल अपने बीवी बच्चों के बारे में चाहता है, और आदमी पागल है, कुछ भी चाहता है। समझ में आया? बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अधिकारी, वो सोच के चलता है अच्छा
कोई भी व्यक्ति सामाजिक कार्यों में दिमाग नहीं लगाना चाहता बिल्कुल भी। समाज का कौन क्या मतलब है किसी को, सब व्यक्तिगत विकास में टिके हुए, नहीं तो क्या नहीं करा जा सकता, सब करा जा सकता है। कोई नहीं, खैर चलो 90 नंबर का जाओ। मंगसीर बगवाल, ये मंगसीर बगवाल हमारे पास पर्व, एक फेस्टिवल है। अच्छा सर, इसमें क्या होता है? ये दीपावली के 1 महीने के बाद मनाया जाता है। इसमें क्या होता है सर? माधो सिंह भंडारी है ना, उन्होंने तिब्बत की विजय की थी, तिब्बत को जीत लिया था उनको। एक तो इसको सेलिब्रेट करते हैं वहाँ के लोग, समझ में आया? एक फसल कटाई के बाद सामूहिक उत्सव है, लोग आपस में इकट्ठा होते हैं फसल कटाई के बाद। ये कितना अच्छा कंसेप्ट है, देखो फसल कटाई हो गई, उसके बाद इकट्ठा हो गए, इससे कितना प्रेम बढ़ता होगा लोग आपस में। आजकल मैं शहर में देखता हूँ लोग कितने तीतर बीतर हो गए, एक आदमी घर के बराबर में रहता है, दूसरे से बात नहीं करता। और मैं देखता हूँ जब यहाँ इस तरह का कल्चर पाया जाता है, कितना अच्छा कल्चर है, समझ, सामूहिकता लेके आता है। जहां आज की दुनिया में वैश्वीकरण के दौर में सामूहिकता खत्म हो गई है, सोशलाइजेशन प्रोसेस लोगों का बिगड़ रहा है। कितना अच्छा कंसेप्ट है, सोचने पे मजबूर करता है। नाम दे याद रखना, मंगसीर बगवाल पर्व एक प्रकार का ये, यह मुख्य दीपावली 1 महीने के बाद मनाया जाता है। दीपावली के माधो सिंह भंडारी की याद में उन्होंने तिब्बत को फतेह किया था। और जो फसल कटाई के बाद दो चीजों को सेलिब्रेट करते हैं यहाँ के लोग हैं। कहाँ पे हैं? टिहरी में, टिहरी में है ना। कितने पेज नंबर 9 हो गया ना अजी? यस जी सर। सर बोलिए। बोल जाओ, बोल जाया करो, नहीं तो यमराज का नंबर है भी मेरे पास, समझ में आया? बस सर कॉन्टैक्ट दे देना उधर से। पेपर दे लो पहले, 10वें नंबर पे आ जाओ। 10वें नंबर पे आधे तो इस तरह बैठे हुए, 17 को पेपर, 11 को रिश्ता, समझ में आया? 17 को पेपर, नहीं 17 को पेपर, 18 को रिश्ता, समझ में आया? एकदम पहुंच जाएगा। 19 को जो है 19 को ब्याह। सगाई, 19 को बस तय हो जाएगा। और उसके बाद में धीरे धीरे इस बार तो पक्का मनपसंद व्यक्ति मिलने जा रहा है, क्योंकि पेपर निकल रहा है। पूरा प्लान जी बना के सर बैठे हुए। बिल्कुल। उसके बाद तो उड़ते हुए तीर की तरह जाएंगे, यहाँ भी घूम, वहां भी घूम, ये भी घूम, वो भी घूम। आ जाने दो, पेपर तुम्हारी हवा से लगाएगा पेपर। देखो 10वें नंबर पे गृह मंत्रालय ने क्या किया है, होम मिनिस्ट्री ने नाम बदल दिया, राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया। तो अच्छा काम कर दिया। राजभवन जो है उससे औपनिवेशिक मानसिकता झलक के आती है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कॉलोनी, जो कॉलोनी है ना, कॉलोनी माइंड सेट वाला सिस्टम नजर आता है, औपनिवेशिक सत्ता वाला माइंड सेट, अंग्रेजों की छाप नजर आती है। राजभवन, राजभवन कहाँ है? राजभवन कहाँ की मोनार्की की बात करते हो आप? अब तो सब खत्म हो, लोकतंत्र है। लोक मतलब जनता, जनता मतलब नाम राजभवन का, अब क्या कर दिया गया? लोक भवन। ये अच्छी बात है गृह मंत्रालय में। आपको समझ में आया? चलिए, पेपर में नहीं पूछा, घबराओ मत बिल्कुल भी। खेल महाकुंभ का नाम बदल कर रख दिया गया, ये पूछा जा सकता है। खेल महाकुंभ का नाम बदल के मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया। खेल महाकुंभ का नाम बदला गया, पहले इसको खेल महाकुंभ बोलते थे, खेल महाकुंभ हो रहा है, अब इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी। और जो कुल खेल है इसमें टोटल मिला के 28, और जो विजेता टीम है मेरे पास 5 लाख रुपए मिलते हैं, जो एक टीम जीतती है। और नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने वाले को मिलते हैं 1 लाख रुपए। समझ में आया? बस याद रखना, खेल महाकुंभ का नाम बदल दिया गया, क्या रखा गया? मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी। समझ में आया? टोटल में कितने खेल? इसमें 28 के आसपास खेल होते हैं, 5-5 लाख रुपए मिलते हैं। 5 लाख रुपए के 5 लाख रुपए एक टीम पूरी जीत रही है, पूरा 1 साल पूरा लगाती है बेचारी, 5-5 लाख रुपए दे रही है टीम का। क्या बदतमीजी है, मतलब नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने पर 1 लाख। खिलाड़ियों को कहाँ बढ़ावा मिल रहा? कुछ नहीं, खिलाड़ियों की जिंदगी खराब कर रखी। चले 12वें नंबर पर जाओ। उत्तराखंड का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस औपचारिक रूप से शुरू किया गया, कहाँ पे? जीबी वल्लभ पंत प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी संस्थान घूड़दौड़ी, हमारे पास पौड़ी के अंदर। ये जेएनजी का पोस्ट ऑफिस शुरू हुआ है एक प्रकार से तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र को भी जो पोस्ट ऑफिस है उसको भी डिजिटलाइजेशन किया जा सके, तकनीक को लाया जा सके, उसमें टेक्नोलॉजी को लाया जा सके। इतना ही है बस पौड़ी के अंदर। समझ में आया? टिक मारो, आगे बढ़ो। 13वें नंबर पे आ जाओ। उत्तराखंड में आयोजित माल्टा महोत्सव पारंपरिक खेती को बढ़ा। माल्टा को जानते हैं? माल्टा की खेती होती है, कुछ किसी को पता है माल्टा क्या होता जी है? सर। क्या होता है बताओ? सर संतरे जैसा ही होता है। उसको शराब भी बनती है क्या? पता नहीं सर, गढ़वाल में मैंने ऐसा तो नहीं सुना कभी। किसी क्या होता, मतलब सर्दे का जैसा होता है क्या? टेस्ट माल्टे माल्टे का जूस तो सुना है। रुक जाओ, कोई लड़का बता रहा था, बोल लो। पाउच बिक रहे हैं मार्केट में सर। क्या कह रहे? पाउच बिक रहे हैं मार्केट में सर। पता नहीं सर,
माल्टे का जूस तो पता है। सर पाउच बिक रहे हैं मार्केट में। अच्छा, चलो अच्छी बात है, बन गया इसका भी फेस्टिवल। चलो माल्टा महोत्सव 2025 पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आ गया है, छोड़ दो उसको तो। लेकिन ये 14वें नंबर पे है जो, इसका नाम याद रखना भाई, इसका नाम पेपर में आएगा पक्का, कविता चंद। माउंट विंस, ये कहाँ पहुंच गई ये लड़की, पहुंच कहाँ गई, ये चली गई, पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी का साउथ वाला पोल है, दक्षिणी ध्रुव है हमारे पास, वहां पे कोई जाता नहीं, तो वहां पे क्या बोलते हैं उसको, अटलांटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका बोलते हैं कि अटलांटिका बोलते हैं उसको, अटलांटिका बोलते हैं, और वहाँ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो ये लड़की वहाँ भी जाके चढ़ गई पहाड़ पे, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है विंसेप, हमारे पास विंसेप बोलते हैं उसे, इसको इसमें विंसेप भी लिखा हुआ, विंसन भी लिखा हुआ, तो विंसेप बोलते हैं। उस चोटी को जाके इसने फतेह कर लिया है। इसका नाम है कविता चंद, अल्मोड़ा की रहने वाली है, तो उसका नाम पूछा जाएगा, कहाँ गई देख लो। ये समझ में आया आपको, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ तुमको, ठीक है। यस बताओ पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, एंडीज। दूसरी पूछा मैं, दूसरी रोके जी आपने पहले पूछी। पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा, अरावली पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत साहब ने। अरावली पर्वत किसका उदाहरण है, अपशिष्ट पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, अपशिष्ट पर्वत अपशिष्ट का। पर्वत। अवशिष्ट पर दोनों एक ही है, छोड़ दो, जाने दो। चलो नेक्स्ट 15 नंबर की न्यूज, उत्तराखंड की सरकार द्वारा कैदियों को आत्मनिर्भर बनाना, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे यार। अब देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो चलेगा, तुमको पता है जेल में क्या होता है, कोई गया जेल में, जाना भी मत बिल्कुल भी, लेकिन मैं गया हूँ, मेरे घर में से बहुत सारे नौकरी करते हैं जेल में, मतलब जेल पुलिस में है, तो काम मुझे कराते हैं सर उनसे। हाँ, तो जेल में जो क्या होता है, खाली तो बैठाते नहीं, तो वहाँ पे बड़े बड़े खेती होती है, और उनके वहाँ काम करवाते हैं, और खेती के अंदर भी बाग लगवा लिया। तो सरकार का कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसने दिमाग में आया, कितना अच्छा है कि क्या करेंगे, अब उनको ना रोजगार के अवसर भी मिल जाएंगे जेल के अंदर ही रह के। सबसे मस्त जेल है पता है कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। कभी भी मौका मिले ना वहां जाओ, एसी लगी हुई, आलीशान जिंदगी, 3 टाइम का जबरदस्त खाना, सबसे बेस्ट खाना, आराम से शांति के साथ लेटो, एसी लगा हुआ, बेड लगा हुआ शांति के साथ, सामने एलईडी चल रही हुई, पूरी बाहर खेल सकते हो आप, मतलब जेल ही नहीं है। इसलिए जब भी वहां आती है ना सर्दियां, तो वहां क्राइम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है पता, वहां के लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। क्यों मारेंगे, तो जेल में जाएंगे, बाहर रहने से बढ़िया जेल में रहोगे, और जेल में रहोगे तो सारी सुविधाएं मिलेगी। समझ रहे हो कितनी मस्त जेल है वहां की, अब सोचो कितनी मस्त जेल है वहां, मतलब जाओ आराम से ऑस्ट्रेलिया में क्राइम करो और जेल में जाके बैठो, मतलब मस्त जिंदगी जो ऐस की जिंदगी है। सारी सुविधाएं मिलेगी सारी, ये तुम्हें पढ़ने का, स्कूल भी मिलेगा तुमको, कॉलेज भी मिलेगा तुमको, कॉलेज भी मिलेगा तुमको अंदर ही, तो कितनी सुविधा है। अमेरिका भी कुछ जेल ऐसी हो रही है अमेरिका में, और हमारे यहाँ जेल में, हाँ अच्छी बात नहीं है पर उधम सिंह नगर में भी तो एक खुली जेल है, उधम सिंह नगर में खुली तरीके की जेल, मतलब खुले में रहते हैं। हाँ ये आया। अब देखो उधम सिंह नगर हो गया, उधम सिंह नगर के अंदर सितारगंज जेल है, बहुत बड़ी जेल है, सेंट्रल जेल है, बहुत पुरानी जेल है, ठीक है। तो उधम सिंह नगर में मेरे भाई की ड्यूटी लगी हुई थी, तो 1-2 बार जो है, और एक हमारे पास जो एक हमारे हरिद्वार की जेल, रुड़की की जेल मैंने सारी देखी हुई, मतलब ये रुड़की तो बहुत छोटी है, ये हरिद्वार की भी ठीक ठाक सी है, और जो सितारगंज वाली है, तो इसमें क्या होता है, खेती करवाते हैं उनसे, पूरा काम करवाते हैं। तो सरकार ने सोचा क्यों ना एक काम करे, इनको मोटिवेशन देने के लिए अब इन क्या करेंगे, एक जेल से एक प्रोडक्ट निकालेंगे, समझ में आया। फिर वहां के जो कैदी हैं वे काम करेंगे, और उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, कैदियों को भी मोटिवेशन मिलेगा, काम करेंगे खेती में, प्रोडक्ट निकाल लो और बेचो बाहर, इस जेल का प्रोडक्ट है, इस जेल में कितना अच्छा काम हो रहा है, इस जेल का जो अधीक्षक है हमारे पास कितना अच्छा काम करवा रहा है, ऐसे करके। समझ में आया, मतलब कॉपी मारते हुए आगे चले जाओ, धड़ 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 धड़, बात पॉजिटिव आनी चाहिए निकल के। उत्तराखंड सरकार द्वारा कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, एक जेल एक उत्पाद योजना। चले, उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्य के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए
पहली मासिक जिला रैंकिंग चंपावत की है। मतलब अपना ही देखो, सतत विकास लक्ष्य की जो पहल थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल था, वो पहली बार आया था पेरिस समझौते के तहत। पेरिस समझौता हुआ था, कोप 15 की मीटिंग हुई थी शायद। तो उसमें क्या कहा गया था कि ये 17 एसडीजी गोल है हमारे पास, इनको लेके आगे बढ़ना है। तो ऐसी ही लक्ष्य उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड के स्तर पर चलाया अपने अलग तरीके से। और उन्होंने क्या किया, जो जिला अच्छा काम करेगा उसको रैंकिंग देंगे। अब तक दूसरा ही संस्करण आया था हमारे, मतलब दो बार, ये दूसरी बार आया था मतलब हमारे पास। इसकी पहले नंबर पे जो हमारे पास मासिक की रैंकिंग मिलेगी, तो इसमें चंपावत को पहले स्थान पे मिला। अच्छा काम करा चंपावत ने हर क्षेत्र में। समझ में आया? चलो कोई बात नहीं। रमेश पोखरियाल निशंक, मैंने कहा था ना आजकल बहुत पुस्तक लिख रहे हैं, और इनके कारनामे तुमको बता दूं ना मैं, दंग रह जाओगे तुम, बता नहीं सकता। रमेश पता पोखरियाल है सर, खतरनाक। रमेश पोखरियाल निशंक की पुस्तक है हमारे पास, युग पुरुष भारत अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी युग पुरुष बताया उन्होंने। सुब्रमण्य स्वामी को सुनना जाके, वो मोदी के बारे में क्या बोलता है, और सुब्रमण्य स्वामी उसका पॉडकास्ट देखना, उसने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या बात बोली। अभी भी दिया उसने कुछ, समझ में आया? लिखो, कोई बात नहीं, मजा आएगा पूरा। अटल बिहारी वाजपेयी लेकिन अच्छे आदमी थे, सुशासन का क्रेडिट दिया जाता है उनको भारत में। समझ में आया? जो गांव गांव तक सड़क पहुंचाने का श्रेय है अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। लेकिन एक अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उन्होंने जो 2-3 दिन पहले बात बोली, बड़ी खतरनाक बात बोली, आज तक किसी को नहीं पता है बात। अगर आप राजनीति में थोड़ी सी दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति हो, पेपर दे लो भी। हो गया मुन्ना, दिसंबर का खेल खत्म हो गया ना? पर खच्चे उड़ा दिए बिल्कुल। एक पेज और रहेगा बस, 1-1.5 पेज, खत्म इसका खेल। पता भी नहीं चलता धीरे धीरे कैसे खत्म हो जाएगा और कैसे तुम खत्म हो जाओगे। समझ में आया? बाकी यमराज का नंबर तो है ही आपके पास। जनवरी पे आ जाओ, जनवरी पे यार, लास्ट मंथ का करंट अफेयर है, फिर तुम घर जाना, पढ़ के सो जाना, ठीक है? चलो, नीति आयोग जनवरी 2026 में, आराम से सुनना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। जनवरी आ गया है, जनवरी 2026, जब तुमने टाइम टेबल बनाया था। समझ में आया? इस वाले साल में मुझे किसी से बात नहीं करनी, मोटिवेशन पहले दिन 1 तारीख से पढ़ना शुरू, और 3 दिन बाद उस पर सोड़े पढ़ के टाइम टेबल पर, उसमें सलवट आ गई। ये वही वाली डेट है, वही वाला महीना है जब तुमने नए नए प्रण लिए थे। चलो जाओ, नीति आयोग सुनो। नीति आयोग जो है जनवरी 2026 में निर्यात सूचकांक जारी किया इसने। यहाँ इंपोर्टेंट डेटा मिलेगा तुमको। 2024 की रिपोर्ट है। छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान पहला है। उत्तराखंड अच्छा काम कर रहा है। मेजर राज्यों में देखोगे तो महाराष्ट्र बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर मध्यम श्रेणी के राज्य देखोगे तो यूपी भी ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन उनका पूछेगा नहीं। छोटे राज्यों की श्रेणी में देखोगे, जो छोटे राज्य हैं, उत्तराखंड अच्छा काम कर रहा है। किसके मामले में? निर्यात के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में। सर हम कोई चीज एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं क्या? हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो, आपने कमाल कर दिया, फाड़ के रुमाल कर दिया। देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ 15,062 करोड़ रुपए का आपने एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया 2024 में। ये पूछा जा सकता है, आंकड़ा मैंने ऊपर ही लिखा हुआ, देखो माथे पे लिखा हुआ अच्छे तरीके से। समझ में आया? लेकिन सर ये तो बताओ, उत्तराखंड से निर्यात क्या हो रहा है ज्यादा मात्रा में? हम क्या भेज रहे हैं बाहर? 15-20 हजार करोड़ रुपए कमाई हो रही है निर्यात करके, क्या भेज रहे हैं सर हम उत्तराखंड से बाहर निकाल के? उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मात्रा में निर्यात किया जा रहा है दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल जिसको बोलते हैं हमारे पास। कहाँ बन रही है? हरिद्वार में और देहरादून में, सिराकुई वाले क्षेत्र में, और हरिद्वार में हमारे यहाँ सिडकुल वाले क्षेत्र में। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको? समझ में आया? दूसरे नंबर पे हम क्या क्या बना के भेज रहे हैं बाहर? हरिद्वार और जो देहरादून, मैंने लिखा ना HRODN, उसका मतलब हरिद्वार और देहरादून है। ये हब है फार्मास्यूटिकल के हमारे पास, दवाइयाँ बनाने के। पूरी दुनिया में सबसे सस्ती दवाई बनाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी दवाई पहुंच रही है, वो महंगी महंगी दवाई हम बना के भेज रहे हैं, पूरे भारत वाले सारे लोग। तो ये फार्मा उद्योग है ना हमारे पास, ये बड़ी मात्रा में बहुत सारे लोग काम करते हैं, और पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ की दवाई लेते हैं, पूरी दुनिया के लोग। समझ में आया? उत्तराखंड के अंदर भी 2 स्थान पे 2 जिले फेमस है, हरिद्वार और देहरादून हमारे पास। समझ में आया? उत्तराखंड में सबसे ज्यादा निर्यात हो रहा है इनका, और निर्यात करके क्या मिलता है? $। भारत के पास जब तो पैसा तो मिलता है, फिर उत्तराखंड को भी अच्छा पैसा, खासा पैसा कमाई जाती है। दूसरे नंबर पर जाओ, ये लिखा हुआ ना
FMCG एंड इंडस्ट्री गुड्स हमारे पास, इसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये भी हम बहुत बड़ी मात्रा में बना के बाहर भेज रहे हैं उत्तराखंड में से। आप समझ लो, परमानेंट आपको याद रहेगा, दिमाग में रहेगा आपके डेटा है कि क्या क्या बना के हम उत्तराखंड से बाहर भेज रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, भारत का निर्यात बढ़ रहा है। भारत का तो बढ़ ही रहा है, उत्तराखंड का भी बढ़ रहा है। उत्तराखंड का तो स्पेशली पता ही होना चाहिए तुमको। समझ में आया क्या बना के? ये तो उत्तराखंड की बात चली साइड में, उत्तराखंड की। अभी भारत का भी मैंने लिखा हुआ डेटा इधर, समझ में आया? भारत का भी लिखा हुआ, और पता होना चाहिए बच्चों को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि किस चीज से हम जो है पैसे कमाई कहाँ से हो रही है। आगे जो ये लिखा हुआ ना FMCG है हमारे पास, इसका मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, औद्योगिक उत्पाद हमारे पास। औद्योगिक उत्पाद में हमारे इलेक्ट्रिकल चीज बना के भेज रहे हैं। और ये फास्ट मूविंग गुड कौन सी होती है हमारे पास? पैकेजिंग फूड, जो पैकिंग करके सामान को बाहर भेजा जा रहा उत्तराखंड के अंदर से, ऐसा सामान भी हम बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। समझ में आया? पैकेटिंग जब वाली जो चीज पैक करके जो चीजें भेज रहे हैं, कॉस्मेटिक का सामान होगा, जैसे लिपस्टिक वगैरह, ये फेस वॉश, ये समझ में आया? बहुत सारा सामान होता है, उसको भी हम बाहर भेज रहे हैं। उसके बाद साबुन, शैम्पू, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में बाहर भेज रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हमारे पास, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारे पास, ये उपकरण है जो बिजली के सामान, ये भी बना के बड़ी मात्रा में बाहर भेज रहे हैं। आपको नाम क्या याद रखना है? नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पे दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल जिसको बोलते हैं, हिंदी में लिख देता है कभी कभी फार्मास्यूटिकल हमारे पास, लेकिन इंग्लिश का शब्द है वो। दूसरे नंबर पर जाइए, FMG है हमारे पास, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और औद्योगिक उत्पाद, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे बासमती चावल भेजा जा रहा है यहाँ से निकाल के, देहरादून के, हरिद्वार के, उधम सिंह नगर के अंदर, यहाँ बड़ी मात्रा में, खासकर उधम सिंह नगर के अंदर बड़ी मात्रा में चावल हो रहा, बासमती चावल, और वो बासमती चावल बाहर बेचा जा रहा। समझ में आया? भारत वालों का खुद का मोटापा तो बढ़ ही रहा, इन्होंने चावल खिला खिला के दूसरों का मोटापा भी बढ़ा दिया। समझ में आया? 1 2 3 हमारे पास, समझ में आया? आ जाओ दूसरे, एक इंपॉर्टेंट बात। चलो सर, आपने ये तो बता ही दिया उत्तराखंड में से क्या क्या बाहर जा रहा, क्या क्या निर्यात हो रहा, और आपने ये भी बता दिया कि छोटे राज्यों की श्रेणी में हमारा पहला स्थान है। सर आप ये भी बता दो कि भारत में से हम कौन कौन से प्रोडक्ट बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में ये भी आ सकता है। समझ में आया? या नहीं आएगा तो दूसरे वाले पेपर में आएगा, लेकिन टकराएगा जरूर। इंपॉर्टेंट डेटा है, पहले भी पूछा हुआ है। भारत का सबसे ज्यादा निर्यात मतलब एक्सपोर्ट एक प्रकार का। तो जब निर्यात कर रहे हैं हम, सबसे ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना के भेज रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है देख लो। जैसे हमारे पास LPG गैस का नाम सुना होगा, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, हमारे प्रोडक्ट है हमारे पास। यानी हम क्या करते हैं, बाहर से कच्चा तेल लेके आते हैं, जैसे ईरान इराक की खाड़ी के देश हो गए जहाँ आजकल युद्ध चल रहा था, वहां से लेके आएंगे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल लेके आएंगे। क्रूड ऑयल बोलते हैं इंग्लिश में उसको, कच्चा तेल बोलते हैं। लेके आए कच्चा तेल, उसको उठाया, यहाँ रिफाइनरी में डाला। जामनगर के अंदर रिफाइनरी है, जामनगर हमारे पास रिलायंस वाला एरिया, जहाँ जामनगर बहुत सबसे बड़ी रिफाइनरी वही है हमारे पास। ये उसके अंदर रिफाइनरी का मतलब क्या करता है, उस कच्चे तेल को डालते हैं, वो उबलता है, उसमें से ऊपर उसकी कई सारी परत होती है। सबसे ऊपर में से क्या निकालते हैं, CNG गैस, LPG गैस ऊपर से निकाल के उसको भर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो उसमें से निकल रहा है उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं हमारे पास। पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, मिट्टी का तेल भी हो सकता है, CNG गैस भी हो सकती है, LPG गैस भी हो सकती है। इनको उठा के हम फिर बाहर बेच के आ रहे हैं। पहले तो बाहर से लेके आ रहे, फिर पेट्रोल से प्रोडक्ट बना रहे, उसको बाहर बेच के आ रहे बड़ी मात्रा में। पूरा भारत सबसे बड़ी ज्यादा मात्रा में यही कर रहा है। समझ में आया? मैं आपको, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं आपको? सो गए क्या? ना जी सर। ठीक है। दूसरा, महिलाओं की फेवरेट चीज, जेम्स एंड ज्वेलरीज। समझ में आया? बड़ी मात्रा में। आपको जानकर हैरानी होगी, हम 800 से 900 मैट्रिक टन, समझ में आया? 800 से 900 मैट्रिक टन लगातार हर साल, ये 1000 के आसपास टन के आसपास सोना हर साल लेके आते हैं। उसकी जेम्स एंड ज्वेलरी बनाते हैं, मतलब ज्वेलरी बनाते हैं, उसकी आभूषण बनाते हैं, मंगलसूत्र वगैरह, ये रिंग वगैरह, फलाना ढिमका, और पूरी दुनिया के अंदर जाके बेचते हैं, उसको बेचते हैं। इसलिए आप कभी भी विदेश में खो जाओ तो चुपचाप सुनार की दुकान पे चले जाना, उस सुनार का कॉन्टैक्ट पक्का भारत वाले के साथ होगा। समझ में आया? पक्का भारत वाले के साथ होगा, वो आपको पक्का भारत पहुंचा देगा इलीगल तरीके से। समझ में आया? नहीं, अगर आप खो जाओगे, पासपोर्ट भी खो जाए तो। समझ रहे हो? कुछ हवा भी आ रही नहीं आ रही है? तो पहले नंबर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दूसरे नंबर पे जेम्स एंड ज्वेलरीज, और तीसरे नंबर पे इंजीनियरिंग गुड्स। भारत के इंजीनियर बहुत अच्छी चीजें बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सामान बना रहे हैं, बहुत छोटे छोटे उपकरण, उसको भी हम बाहर भेज रहे हैं। समझ में आया? फिर चौथे नंबर पे आती है दवाइयाँ हमारे पास। भारत की बात, 4 प्रोडक्ट पता होना चाहिए। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है पेपर में कि किस चीज का निर्यात ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जिस चीज का निर्यात ज्यादा होगा उससे हमें डॉलर मिलेगा, और डॉलर देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। समझ में आया? उसके बिना देश नहीं चल सकता। क्यों? किस चीज के बिना देश नहीं चल सकता? कच्चा तेल, हमारे पास कोयला, कच्चा तेल हो गया, कोयला हो गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये सोना हो गया। सोने के बिना भी देश नहीं चल सकता हर साल, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरीज भेज रहे बना के। हम सोने के बिना देश नहीं चल सकता है, लेकिन जहां सोने से आभूषण बनाए जाते हैं वहां भारत के करोड़ों लोग काम करते हैं। अगर हमने इसको बंद कर दिया
बाहर से खरीदना, तो हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। समझ में, इसलिए सरकार की मजबूरी बन गई इस जेम्स एंड ज्वेलरी वाले इस पूरी इंडस्ट्री को बंद करना। समझ में आया, लेकिन हम बड़ी मात्रा में खरीद के लेके आ रहे, भारत का सारा पैसा ही चला जा रहा है। आपको थोड़ी थोड़ी समझ होनी चाहिए भारत के सामान्य नागरिकों की क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं चल रहा। समझ में आया, दिमाग से जड़ निकाल के बाहर निकाल के कुछ पल्ले पड़ रहा थोड़ा थोड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, आपको हमेशा दिमाग में रहेगा पूरी जिंदगी परमानेंटली, बिना किताब के भी रहेगा। समझ में आया, आपको याद रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो जो साथ साथ में भी एक्स्ट्रा ज्ञान देता हूँ, तो अब कई बार बच्चा फंस जाता है तो इनसे टिक लगा के निकल जाता है सवाल में। समझ में आया। देखो, अगर तुमको कल को विदेश में खो गए तो तुमको पता लग गया तुमको कहाँ जाना। ठीक है, विदेश में चले तो जाओ पहले, हो तो बाद में जाना। चले जाओगे एक दिन, बहुत अच्छा कमाओगे तुम, बहुत अच्छा करोगे अपनी जिंदगी में। हंसो मत, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख लेना चाहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ दिनों बाद तुम बहुत अच्छा करोगे। बस एक काम मत करना, कभी पढ़ाई मत छोड़, लिख के कह रहा हूँ आपको दावे के साथ, अपना एजुकेशन बढ़ाओ लगातार, डिमोटिवेट मत हो बिल्कुल भी। सोशल मीडिया आज की दुनिया में कम यूज करो, थोड़ा किताबों की तरफ दौड़ो, अच्छी वाली पढ़ाई करने सीखो, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं सच कह रहा हूँ तुमको। समझ में आया, अपनी जिंदगी एक दो लोगों के बीच में, दो चार लोगों के बीच में समेट के मत रखो। समझ में आया, और कभी भी किसी पे आश्रित मत बनो। समझ में आया। सर पीएचडी कर लो क्या, हाँ हाँ बिल्कुल, कूद के एजुकेशन बढ़ाओ अपना। हो गया नहीं तो इस साल का हो गया, पीएचडी जो होती है 3.5 साल की है, उसमें कंप्लीट करवा देंगे। यूजीसी गाइडलाइन है 3.5 साल से ऊपर नहीं खींच सकते आप। कोई सा भी कोर्स करो करो, जितनी आपकी हैसियत हो इतना काम करो। समझ में आया, अपना खर्चा खुद का निकाल लो धीरे धीरे करके। समझ में आया, ताकि दूसरे पे बोझ ना बनो। शादी वादी ब्याह प्यार मोहब्बत ये तो क्या, इसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। समझ में आया। चलो यार, थोड़ा सा और रह गया, फिर चलते हैं। फिर कहाँ तक पहुंच गए थे। अब देखो, हर साल पता है क्या होता है, ठीक है, हर साल क्या होता है, परेड होती है हमारे पास 26 जनवरी की, मोदी जी आते हैं लाल किले पे और भाषण देना होता है। तो वहाँ देश के कोने कोने से लोग अपना कल्चर प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, उत्तराखंड से भी जाते हैं, हमने भी भेजा उत्तराखंड, हर साल भेजते हैं। हालांकि 2023 में जो हमने अपने यहाँ की मानस खंड वाली झांकी भेजी थी उसको पहला स्थान मिला था। समझ में आया। तो लेकिन इस बार जो हमने भेजी, तुमने पूछा जा सकता है इस बार हमने भेजा क्या। हर राज्य से कुछ ना कुछ आता ही है, प्रदर्शन करने आते हैं। समझ में आया, लोग प्रदर्शन करने आते हैं ताकि पूरे भारत का कल्चर दिखाया जा सके, क्योंकि वहां पे मेहमान भी आते हैं। कोई फ्रांस का राष्ट्रपति आ गया, कोई विदेश का राष्ट्रपति आ गया, ताकि वो हमारा कल्चर देख सके, देखो हमारे यहाँ किस तरह का कल्चर है। तो उत्तराखंड की तरफ से जब कोई जाता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस बार कौन गया था, क्या गया था, इसको जानते हैं। समझ में आए, क्योंकि इसे पेपर में प्रश्न बनते हैं, करंट अफेयर आपका। आपको समझ में आ रही है मेरी बात। जी सर। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर देखो झांकी की थीम थी हमारे पास, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, भारत नहीं उत्तराखंड, आत्मनिर्भर उत्तराखंड। हर चीज में आत्मनिर्भर हो जाओगे बेटा, पेट्रोल डीजल में आत्मनिर्भर कैसे हो जाओगे, नहीं हो सकते। बना लो थीम, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, पेट्रोल डीजल कच्चा तेल और सोना, इन्होंने भारत की और उत्तराखंड छोड़ो पूरे देश की कमर कमर तोड़ के रख दी, भारत का सारा पैसा यही जा रहा। समझ में आया। अल्मोड़ा के तांबे के शिल्प उद्योग की प्रमुखता से दर्शाया गया है। तो आपको पता ही होगा, अल्मोड़ा को हम ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं, तांबे तांबे के मामले में। तो इस बार क्या किया गया, इस बार यहाँ की जो झांकी लेके गए, यहाँ का शिल्प उद्योग, उत्तराखंड के जो तांबे के बने हुए बर्तन, उससे बनी हुई चीजों को वहां प्रदर्शन किया गया इस बार की झांकी वाली में, इस बार की जो 26 जनवरी की परेड हुई थी इसमें। आपको इतना ही याद रखना है, और उसका जो हमारे पास थीम थी, उसको थीम को याद रखना है। थीम मतलब किस चीज पे बेस्ड थी, क्या कहना चाह रही थी, क्या संकेत था। उत्तराखंड आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर उत्तराखंड हमारे पास ये थीम थी। टिक मारना, आगे बढ़ जाना। समझ रहे हो। तीसरे नंबर की न्यूज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चलिए आप। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में उत्तराखंड की पुलिस को प्रथम स्थान मिला, ये बड़ी अच्छी बात है। उत्तराखंड की पुलिस को जो है अच्छा काम कर रही है। बताओ, ये कह रही है कि पूरे पूरे भारत के अंदर जितनी भी पुलिस है उसमें सबसे अच्छी पुलिस हरियाणा को और असम की पुलिस को पछाड़ के उत्तराखंड की पुलिस पहले नंबर पे आ गई। ये बहुत अच्छा काम कर रही है। बाकी क्राइम दूसरे नंबर पे आ गया उत्तराखंड क्राइम में। दूसरे नंबर पे रह गया। समझ में आया।
बताओ क्या 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 कहते हैं लोगों। चौथे नंबर पे आ जाओ। खेलो इंडिया बीच गेम्स हमारे पास 2026, ये इंटरेस्टिंग है, भी पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं है, बीच गेम है, याद रखना। 2026 की मेडल टेली में स्थान उत्तराखंड का कौन सा 20वां स्थान है। अच्छा, कहाँ पे हुआ है? दादरा नगर हवेली और दमन दीव वाले इलाके में हुआ है। अच्छा, क्या हुआ इसमें? इसका दूसरा संस्करण था, 5 से लेकर 11 जनवरी तक चला है। उसके बाद क्या हुआ? इसका शुभांकर था पल। पल क्या होता है? एक डॉल्फिन होती है, समझ में है, मछली जिसको बोलते हैं। इस प्रथम स्थान किसका रहा? कर्नाटक का। इतना याद रखना है, एमसीक्यू लगाओगे याद हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, आगे चल रहा हूँ। 5वें नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, पद्म पुरस्कार मिलते हैं, हर साल मिलते हैं, समझ में आया। एक दिन अच्छा काम करोगे आप, आपको भी पद्म पुरस्कार मिलेगा, समझ में। पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणी होती है, पद्म विभूषण फलाना पद्म श्री, ये सब समझ में। मैंने पहले भी समझा रखी है पुरस्कार वाले चैप्टर में। तो हमारे पास इस बार पूछेंगे तुमसे कि उत्तराखंड के कितने व्यक्ति हैं, उत्तराखंड के मूल निवासी है। हो सकता है कि उत्तराखंड में नहीं रहते, बाहर रह रहे हो, लेकिन जन्म तो उत्तराखंड में ही है। तो करंट अफेयर वाले ढूंढ लेते हैं बेचारे कि कौन है उत्तराखंड का मूल मूल निवासी, जिसको जो है 2-3 व्यक्ति जिनका नाम लिस्ट में डाला गया है इस बार। तो इस बार भी डाला गया, 2-3 व्यक्तियों का नाम याद रख लो, 3 व्यक्तियों का, समझ में आया। तो 3 व्यक्ति जिनको पद्म पुरस्कार मिला है 2026 का, समझ में आया। ठीक है, उसका नाम है हमारे पास पद्म भूषण किसको मिला है? भगत सिंह कोश्यारी को पूछा जाता है। और किस मामले में? सार्वजनिक मामले में, मामला भी याद रखना है। सार्वजनिक मामले में मिला है भगत सिंह कोश्यारी को। कौन है भगत सिंह कोश्यारी? कौन है, कोई बताएगा भगत सिंह कोश्यारी कौन है? उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री जो अंतरिम सरकार से थे। सच्ची? चलो, पद्मश्री मिला है कैलाश चंद्र पंत को, शिक्षा के क्षेत्र में। पद्मश्री और किसको मिला? खेमराज सुंदरियाल कला के क्षेत्र में। तीनों का नाम याद रखना है, पेपर में पक्का पूछेगा 100%, ताजा ताजा है, याद रखना। ठीक है, चलो। 6ठे नंबर पे हमारे पास मॉरिशस। मॉरिशस में उत्तराखंड की किस साहित्यकार को विश्व हिंदी सम्मेलन में, विश्व हिंदी सम्मेलन हम 10 जनवरी को मनाते हैं। भारत में हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, है ना? कंफ्यूजन होता है सर, है तो 14 तारीख पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है बस। अरे 14 सितंबर को तो मनाते हैं, पता नहीं क्या तुमको? जी सर, जी सर। वैलेंटाइन डे को मनाते हैं। अब दांत फाड़ने शुरू कर दो, ये डेट तो नहीं भूल जाओगे, यही तो फंस रहा है आदमी। और अभी पूछ रहे हो कि सबकी, एक एक बच्चा यहाँ से बैठा होगा, उनके दिमाग में एक 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 डेट तो ऐसी होगी पक्का जो फिक्स होगी, वो उनको कभी नहीं बोलते होंगे। एक डेट तो पक्का ऐसी होगी तुम्हारे। चलो, मॉरिशस में उत्तराखंड की किस साहित्यकार को विश्व हिंदी गौरव सम्मान 2026, ये बड़ी बात है। मॉरिशस एक अलग देश है, मॉरिशस रूट, सिंगापुर रूट, यहाँ ये ऐसे मत ऐसे देश है, इनको हेवन कंट्री बोलते हैं। हैवान नहीं, हेवन कंट्री। हेवन कंट्री क्यों बोलते हैं, चलो समझ लो। मैं मॉरिशस के बारे में थोड़ा सा अभी हुई सर। अच्छा, अभी हुई सर एक डेट फिक्स। शाबाश, वेरी गुड, लगे रहो, कोई बात नहीं, अगले जन्म की तैयारी करो। सुनो, तो मॉरिशस हो गया। मॉरिशस में और सिंगापुर में भारत, जब बाहर के इन्वेस्टर, बाहर के निवेशक भारत की मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो मॉरिशस और सिंगापुर रूट को फॉलो करते हैं, तो सरकार फिर उनसे टैक्स नहीं लगती। क्यों? सरकार का जो है इनके साथ समझौता हो रखा। तो मॉरिशस बहुत हाई डेंजर जोन में रहता है, याद आया तो मैं बता रहा हूँ तुमको। मॉरिशस जो रूट का फॉलो करते हैं, सरकार उनसे टैक्स नहीं लेती, भारत की शेयर मार्केट में आके पैसा लगाते हैं। तो मॉरिशस में और सिंगापुर में जो है बड़ी मात्रा में बाहर के लोग आते हैं, जमीन लेते हैं, वहीं रहते हैं, और बड़ी मात्रा में लैपटॉप खरीदते हैं, और वहां से पूरी मार्केट को, भारत की मार्केट से बड़ी मात्रा, इतनी बड़ी जनसंख्या में शेयर मार्केट से धड़ाधड़ करके पैसा निकालते हैं। और बहुत भयंकर तरीके से वो चल रहा है काम, भयंकर तरीके से। अभी जो हमारे पास देखा ना, ये हॉर्मुज जल संधि वाला हुआ था, ईरान का, वो जो अमेरिका का संकट हुआ था, कई लाख करोड़ रुपए भारत की मार्केट से उन्होंने गायब कर दिया। और किसका पैसा? शेयर मार्केट में, दोबारा भी भारत के संभावना तो दोबारा भी हो भारत रही है। भारत के आम लोगों का पैसा लगा हुआ, समझ में आया? भारत के आम लोगों का पैसा। चलो, तो मॉरिशस ये मैं बताया, तो मॉरिशस, अब देखो, उत्तराखंड की एक बच्ची क्या कहते हैं इनको, अब तो बहुत बड़ी लेडी है, समझ में आया? समझ, तो उत्तराखंड की एक लेडी, मतलब महिला, मॉरिशस में जाके विश्व हिंदी सम्मेलन में जाके पुरस्कार लेके आती है, तो इम्पोर्टेंट तो हो ही गया है, समझ में आया? मॉरिशस उत्तराखंड की किस साहित्यकार को, मॉरिशस में उत्तराखंड की साहित्यकार को हिंदी गौरव सम्मान मिला है? ये हमारे पास मिला है डॉक्टर राधा वाल्मीकि को, 10 जनवरी को ही मिला है। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और विश्व हिंदी सम्मेलन में ये गई थी। ठीक है, लोग करें।
जी सर। चलो 7वें नंबर पर जाइए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हमारे पास, इनकी नियुक्ति हमारे पास हुई है 9 जनवरी को। जो है, जो पिछले वाले थे, क्या नाम था उनका, गोनाथ नरेंद्र बोलते थे ना उनको, जो हाई कोर्ट के जज थे। हाई कोर्ट के जो जज थे, जज मतलब न्यायाधीश जिसको बोलते हैं, उच्च न्यायालय के जो जज न्यायाधीश थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया 9 जनवरी को। समझ में आया? क्योंकि हुआ क्यों? क्योंकि 62 साल तक की एज होती है। इसमें रूल बना रखा है 62 साल तक की एज है। 62 साल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, संविधान में नहीं लिखा हुआ 62 साल, लेकिन 62 साल उनके पूरे हो गए थे वे चल बसे और नए आ गए। कौन? इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इनको यहाँ भेज दिया गया। नाम इनका याद रखना है, मनोज कुमार गुप्ता है। 8 जनवरी 2026 को। समझ में आया बात? ये उनका पूरा हो गया था, ये आ लिए इधर साइड को। अब पेपर में यहाँ गए तो मेरे को डर था कि यहाँ से 2-3 आर्टिकल है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ये पूछा जा सकता है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जिक्र कौन से भाग में है संविधान के? अनुभाग कौन सा है? भाग है हमारे पास 6। उच्चतम न्यायालय का भाग 5 है हमारे पास। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कहाँ है? भाग 5 में। हाई कोर्ट का जिक्र कहाँ है? भाग 6 में। याद रखना है, पेपर में पूछे जाते हैं पक्का 100%। उसके बाद तुमसे पूछेगा जो हाई कोर्ट है हमारे पास, उसका जिक्र कहाँ है? 214 में। और 214 को ना, 214 लिखा तुमने, एक को उठा के सामने ले आओ, एक को उठा के, तो क्या बैठेगा हमारे पास? ये बैठ जाएगा हमारे पास 124 बन जाएगा। 214 का 2 बीच में क्या है? सामने ले आए। याद रखने का तरीका है एक प्रकार से 124। तो 124 जो आर्टिकल है उसके अंदर क्या है हमारे पास? सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। तो कहाँ से कहाँ तक है ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन वन हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की बात आएगी 214, सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी 124। इतना याद रखना है। उसके बाद क्या है, जो हाई कोर्ट है हमारे पास, वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट का मतलब है हमारे पास मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए रिट जारी करी जाती है। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे मौलिक अधिकार बचे रहे। समझ में आए? किसके? भारत के आम नागरिकों के। ज्यादा पावर है किसके पास? हाई कोर्ट के पास। कम पावर है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास कम पावर है, मतलब उच्च न्यायालय के पास कम शक्ति है। सवाल पूछ सकता है भाई, इसलिए बता रहा हूँ। वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, ये 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है किसके मामले में? रिट जारी करने के मामले में। क्यों करी जाती है रिट जारी? ताकि मौलिक अधिकार बचा सकते। क्या होते हैं मौलिक अधिकार? फंडामेंटल राइट्स, जो मनुष्य को दिए जाते हैं, भारत के नागरिक होने के नाते जो दिए जाते हैं संविधान के द्वारा, उनको बोलते हैं मौलिक अधिकार। आपको समझ में आ रही मेरी बात सारी? थोड़ा तेज समझाता हूं मैं यार। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ ना कि जो हमारे पास अनुच्छेद 226 है हमारे पास, 226 में 6 प्रकार की रिट लिखी हुई हाई कोर्ट के लिए। अनुच्छेद 32 को तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। 32 को ये तो कई परीक्षाओं पे मैंने पूछ भी लिया है। आर्टिकल जो 32 है हमारे पास, उसके अंदर ये 5 प्रकार की रिट का उल्लेख है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमको कि जो हाई कोर्ट का जज रहेगा वो कब तक रहेगा? वो रहेगा 62 साल तक। और जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा वो कब तक रहेगा? 65 साल तक। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि ये संविधान में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ, याद रखना बात ये। ठीक है। और जो 62 वर्ष लिखा हुआ ना, 62 वर्ष लिखा हुआ है, ये 62 वर्ष नहीं, पहले 60 वर्ष लिखा हुआ था। इसको 62 वर्ष करा गया कब सर? कब? 1963 में। सब सर संविधान में संशोधन करा होगा। हाँ, कौन सा? 15वां संविधान संशोधन। समझ में आया? 15वां संविधान संशोधन करा होगा। जब जाके 60 से 62 करा गया था, वो उसको 62 से बढ़ा के 65 कर दिया गया था। समझ में आया? मतलब पढ़ने का तुमको बता रहा है कि इस तरह का पढ़ाई करनी चाहिए कि सब चीजें हाथों पे टिप्स पे होनी चाहिए। जब पढ़ाई करो ना, नौकरी लेनी हो सच में, समझ में आई बात है, तो फिर कुछ नहीं दिखना चाहिए। आदमी होना चाहिए अंधा। अंधा किस टाइप का? जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं, भाड़ में जाए सब। समझ में आया? ठीक है। पता है हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? बताएगा कोई? हाई कोर्ट के जज है उन्हें कोई कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट के जो जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, प्रेसिडेंट। उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुसूची के तहत? अनुसूची 3 के तहत। समझ में आया? ये सब पता होना चाहिए, पेपर में आते हैं भाई ये। समझ में आया? इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए आदमी के अंदर। चलिए छोड़िए, 8वें नंबर पे जाइए। नौकरी कोई ज्यादा बड़ी चीज थोड़ा ही है ना, तमीज से पढ़ाई करो। एक 5-7 महीने तमीज से पढ़ाई कर लो, 4-5 महीने आराम। बस पढ़ाई मत छोड़ना बीच में बिल्कुल भी। समझ में आया? नहीं, रास्ता मिल जाए, पता लग जाए, इस तरह चलना है। अब पता लग गया, अब नहीं छोड़नी पढ़ाई। समझ गए? चलो 8वें नंबर का हो गया ना। गणतंत्र दिवस में देखो, लखपति दी थी मैं,
एक लखपति दीदी को परेड में बुला लिया इन्होंने कि दिखा सके हम उत्तराखंड के कल्चर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हमने भी लखपति बना दिया। गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता। इसका नाम याद रखना है, संतोष सोलंकी नाम है इनका, संतोष सोलंकी नाम है इनका, सहसपुर देहरादून की रहने वाली है। लखपति दीदी को बुला लिया इन्होंने, दिखाने खातिर देखो हमने लखपति बना दिया उत्तराखंड की महिलाओं को, कितना अच्छा काम कर रहा है। धामी जी ने दिखाया ताकि मोदी जी अगली बार भी मुख्यमंत्री उनके बना दें। बढ़िया। 90 नंबर पे जाओ। समझ में आया? स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड को किस श्रेणी में शामिल किया गया? लीडर श्रेणी में शामिल किया गया। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड को किस श्रेणी में शामिल किया गया? लीडर में। कौन सा विभाग है? ये DPIIT हमारे पास, उद्योग संवर्धन आंतरिक मामलों का विभाग हमारे पास। इसको छोड़ दीजिए, DPIIT छोड़ दीजिए, लीडर याद रखना है। लीडर ऊपर का नाम याद रखना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। समझ में आया? इसे बोला सुबह को उठो रट्टा मारो। समझ में आया? सुबह को उठो रट्टा मारो, MCQ लगाओ। MCQ लगा के सब क्लियर हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। समझ में आया? तरीका सीख लो क्या है, कोई मास्टर की किसी की जरूरत नहीं है। क्या करोगे बार बार मास्टर से पढ़ के? 10वें नंबर पे जाओ। उत्तराखंड के किस जिले में नर्सिंग कॉलेज को देखो अंकिता भंडारी के नाम, अंकिता भंडारी का केस लगभग लगभग सबको ही मालूम होगा, अब तो आपको पता ही है। तो सरकार ने क्या करा, एक कॉलेज खोला, उसका नाम अंकिता भंडारी के नाम पे रख दिया। ऐसे न्याय मिल जाता है? ये क्या है कि क्या सिर्फ एक महज सिंपैथी है, सहानुभूति है? क्या है कि ये पब्लिसिटी का तरीका है? न्याय मिल जाएगा। मेरी आत्मा उतनी दुखी हुई ना उस दिन उस लड़की का हाल देख के, तो मैं सोचता मैं क्या करूं बताओ। एक मुख्यमंत्री क्या नहीं कर सकता? सब है ना पावर, लेकिन करना नहीं चाहते क्योंकि उनके लोग खुद के सम्मिलित है ना उनमें। समझ में आया? बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग, VIP लोग। तो गरीब होना पाप है, अभिशाप है इस दुनिया में। मत बनो यार गरीब, कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, नहीं तो हर स्तर पर तुमको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, शोषण किया जाएगा तुम्हारा, घर से लेकर बाहर तक। इसलिए पैसा कमाओ खूब जिंदगी में, ठीक है? प्यार मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया पड़ी और पूरा टाइम पड़ा। समझ में आया? 40 साल की उम्र में प्यार हो जाता है, 45 की, 50 की शादी हो जाती है। कहीं रुक रही थोड़ा ही ना, ये हीरो हीरोइन 40-45 साल की उम्र में आके शादी कर रहे। पढ़ाई लिखाई करो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो जिंदगी में। समझ में आया? चलो, हाल ही में पंजीकृत की गई, चलो उदयपुरी किस पशु की नस्ल है हमारे पास? एक तो पौड़ी के अंदर यमकेश्वर पड़ता है, कुछ दिन पहले गया था मैं घूमने वहाँ यमकेश्वर आसपास, तो वहाँ ना बकरी घूमती रहती है, उदयपुरी बोलते हैं उसको ना हमने क्या किया, उत्तराखंड की नस्ल का दर्जा दे दिया, मतलब बकरी को फेमस कर दिया। समझ में आया? ये बकरी को औरंग बकरी बोलते हैं इसको, औरंग बकरी। या ये यमकेश्वर पौड़ी के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। राष्ट्रीय स्तर पे इसको बढ़ावा मिल सके, मतलब एक प्रकार से, क्योंकि इसका दूध भी बड़ा फेमस होता है यहाँ, इसका इस वाली बकरी का। उदयपुरी किस नस्ल की है जिसे उत्तराखंड में विशिष्ट नस्ल मान्यता मिली है? बकरी है हमारे पास ये, ठीक है? इसको छोड़ दे, जितना खास इंपोर्टेंट है भी नहीं। हो गया ना पेज वाला? चलो यार, कितना टाइम हो गया यार, एक पेज और है ना, उसके बाद चल रहे हैं। और उसके बाद कल का दिन छोड़ के हम परसों को मिलेंगे, उसके बाद में हवा भाई यहाँ से, ठीक है? और तुम फिर पढ़ते रहना, कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ लेना। समझ रहे हो ना? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ठीक। 12वें नंबर पे, चमोली जिले में स्थित लोड करजन रोड है, इसका नाम बदल दिया गया, नंदा सुनंदा परिपथ कर दिया गया। ये नाम बदल के लोड करजन रोड था, इसका नाम नंदा सुनंदा परिपथ ये कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश था ना, ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, इसने बंगाल का विभाजन करा था 1905 में। पूरे बंगाल को पहली बार हिंदू और मुस्लिम का कार्ड जो सबसे पहली बार खेल लगाया, यही व्यक्ति है। समझ में आया? अब तो उसकी आत्मा भी नहीं बची होगी। हिंदू और मुस्लिम में पहली बार पूरी दुनिया में अगर किसी ने सांप्रदायिकता फैलाई, पहली बार हिंदुओं को मुस्लिम में डिवाइड कर दिया, ये लॉर्ड कर्जन है, इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। हिंदू इधर रहेंगे, मुस्लिम इधर रहेंगे, दिमाग से, ताकि इनको कभी एक राउंड नहीं दिया उसके, बांटो और राज करो की नीति। ये लॉर्ड कर्जन वही है, उसी के नाम पे यहाँ रोड का नाम पड़ा हुआ था, सरकार ने उठाया, उत्तराखंड की सरकार ने चमोली जिले के अंदर लॉर्ड कर्जन रोड हटाओ उसको, आज इसका नाम उत्तराखंड के किसी फेमस व्यक्ति के नाम पर होगा, नंदा सुनंदा परिपथ कर दिया गया। समझ में आया? समझ में आ रहा? यस सर। चलो, उत्तराखंड में पहली बार छात्रों को सहभागिता से निकट अंतरिक्ष पेलोड भेजने वाला मिशन किस स्थान? हल्द्वानी यार बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मतलब एक प्रकार से बताओ, यहाँ से भी मिशन की शुरुआत हो जा रही स्पेस में भेजने के लिए, बड़ी अच्छी बात है, हल्द्वानी अच्छा काम कर रहा है। चलो अगला 14वें नंबर का न्यूज है, देखो राष्ट्रीय मिलेट। अच्छा एक बात बताओ, अगर चलो एक
मेरी बात सुनो ध्यान लगा के अच्छे तरीके से। जो आपके घर में थाली है, देखो हरित क्रांति हुई हमारे पास, कोई बताएगा हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? पेपर में सवाल पूछा जाता है। पहली, दूसरी, पहली तो नहीं हुई, तीसरी, चौथी, पांचवी। हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? बता दो जल्दी मुझे। तीसरी में सर। तीसरी में। चलो, तो उसी, तो जैसे हमारे पास यहाँ देश में हरित क्रांति हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई हमारे पास, हरित क्रांति, तो हरित क्रांति होने के बाद बताया क्या हुआ? फिर भारत के पास, भारत ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। गेहूं, चावल, अनाज भर गा सब। अब समस्या क्या करनी उनकी? गेहूं चावल ही खाओगे, रोटी खाओगे बस, रोटी और दाल ही खाओगे बस, ये रोटी खाओगे और सब्जी खाओगे, आलू ही खाओगे बस ये। तो 1980 तक आते आते इंदिरा गांधी की सरकार को ये महसूस होने लगा था, अब कुपोषण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है ज्यादा, अब एक काम करना होगा, भारत को दालों में और दूसरी सब्जी फलों में भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। थाली के अंदर जो है न्यूट्रिशन आने चाहिए, पोषण आना चाहिए। अब आज तक हम भी इस पर काम कर रहे हैं। जो मोटा अनाज है हमारे पास, मोटा अनाज में बाजरा आता है हमारे पास, तिल वगैरह भी आ जाते हैं, इसमें डाल देते हैं इनको शायद उठा के। तो इनको इनको हम क्या उगाते हैं अपने खेत में? गेहूं, रोटी तो खाते हैं। आपको हैरानी होगी, मैं नेल्लूर जिले में चला गया आंध्र प्रदेश में, 3 दिन में वैसे ही भटकता रहा। नेल्लूर जिले की बात बता रहा हूँ, 3 दिन वैसे ही भटकता रहा, मेरे को रोटी नहीं मिली वहां, रोटी नहीं मिली। साउथ में कहीं रोटी है ही नहीं, भूल जाओ रोटी, एक दो दुकान में मिलेगी तुमको मुश्किल से। और जो है क्या है वो मिलेगा? चावल, अंडा, मछली। और मैं शाकाहारी आदमी, मैंने बचपन से कुछ नहीं छुआ आज तक, समझ में आया? शुद्ध शाकाहारी, मतलब शुद्ध नहीं बोल सकते, मतलब समझ सकते हो, मतलब मुझे परहेज इन सब चीजों से। 3 दिन तक वैसे ही घूमता रहा। ठीक, अब देखो दिक्कत पता है क्या है? 1980 के दशक तक आते आते हमारी थाली के अंदर पोषण की कमी होने लगी थी। 80 के बाद 2000 हमने बहुत सारे मिशन चलाए ताकि थाली के अंदर केवल आलू और रोटी ना हो, इसके अंदर दूसरे भोजन भी हो जिसके अंदर ताकत हो, खाएं तो शरीर में ताकत आए। ये सरकार चाह रही थी, आज भी सरकार यही चाह रही है। इसलिए हमने 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित कर रखा। हमने मिलेट मिशन चला रखा। मिलेट का मतलब बाजरा होता है हमारे पास, समझ में आया? मिलेट मतलब मोटे अनाज के लिए हमने एक मिशन चला रखा, पूरे देश के अंदर चला रखा है, समझ में आया? ताकि लोगों की थाली के अंदर पोषण को बढ़ावा दिया जा सके और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। आपको मेरी बातें समझ में आ रही ना? हाँ जी सर। और उसकी झलक धीरे धीरे उत्तराखंड में भी पहुंची। जब केंद्र की सरकार कुछ कर रही है, उत्तराखंड की सरकार भी तो कुछ करेगी। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा योगदान तो हम भी दे देंगे तुमको। तुम्हारी जो थाली है ना, थाली के अंदर जो न्यूट्रिशन आ सकेंगे, पोषण आ सकेगा, उसके लिए तुमको ज्यादा ज्यादा कसरत और मेहनत ना करनी पड़े, अब हम तुमको बताते हैं। तो यही हुआ हमारे पास। इसमें क्या किया गया, आज जो हम देखते हैं हमारे पास मंडुआ, समझ में आए? राष्ट्रीय मिलेट मिशन के तहत मंडुआ खरीद में उत्तराखंड का कौन सा स्थान जनपद प्रथम स्थान पर रहा है? चमोली। चमोली ने जो है बड़ी मात्रा में चमोली से मंडवा खरीदा उत्तराखंड ने, समझ में आया? उत्तराखंड ने मंडवा खरीदा तो बड़ी मात्रा में। अब मंडवा से क्या होगा? अगर ये थाली के अंदर आएगा, लोगों को खाने की चाहना बढ़ेगी। भारत के लोग क्या खाते हैं? उत्तर भारत के लोग दाल रोटी, रोटी तो सुबह शाम तो डेली चाहिए ही चाहिए। साउथ में कुछ भी नहीं आती रोटी राटी, समझ में आया? वो बड़ी मात्रा में, और वहाँ बीमारी भी कम है हमारे पास, समझ में आया? आप एक ही भोजन के आदी हो गए कई साल से। छोड़ दो, इतना काम के भी नहीं है तुम्हारे यार, इतना क्या करेगा। चमोली का नाम याद रखना, बड़ी मात्रा में यहाँ से खरीदा गया। क्यों खरीदा? सरकार ने, अब पता लग गया तुमको क्यों खरीदा। अच्छा ये चीज खरीदी, तुमको तो टीचर आते ही पढ़ाते थे ये, उसका थोड़ा बैकग्राउंड पता भी होना चाहिए क्या है इसमें, होलिस्टिक व्यू भी बताना चाहिए, ताकि चीजें ना भूले। इतनी बात क्यों बताता हूँ? क्या मैंने कर सकता है? अब तुम नहीं बोलोगे अच्छा ऐसे करके चल रहा है, सर ने ऐसे करके बताया था, और दिमाग भी रन करता है, समझ में आया? और चीज लगता है, चीजें दिमाग में रहती है। 16 नंबर पे जाओ, देखो 15 नंबर का, उत्तराखंड के कौन से शहर में नेशनल पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? रुड़की। मेरे घर से जो है 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है कोर कॉलेज, रुड़की के अंदर। हाँ, यहाँ में मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में कुछ दिन पहले पढ़ाने गया था ये, समझ में आया? MBA वालों को इसी कॉलेज में जो है ये करा गया, इसका जो आयोजन हमारे पास 15 नंबर का, रुड़की का कोर कॉलेज है हमारे पास, समझ रहे हो? 16वें नंबर पे आ जाओ हमारे पास, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित VL लोफार्ड, ये मक्के की प्रजाति है, VL लोफार्ड मक्के की प्रजाति है, इस वाले संस्थान ने खोजी है। ये नाम याद रखना, छानबीन करने और पूछे तो तुमसे। 16 न्यूज हो गई है हमारे पास, इसका खेल खत्म हुआ, समझ रहे हो?
चलो भाई, आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बात हमारी फिर मुलाकात होगी। कब होगी आपकी हमारी मुलाकात? कल का दिन छोड़ के परसों को। आपने क्या करना है, मंथली वाइज उठाना है, एमसीक्यू लगाना है। मैंने आपको बता दिया है, 4 घंटे उत्तराखंड, 2 घंटे हिंदी, 1 घंटा रीजनिंग, बाकी कुछ नहीं करोगे। और डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए, ये सोच लेना है एक पेपर पूरी जिंदगी नहीं होता है। निराश नहीं होना है, समझ में आया? और ज्यादा अगर पढ़ लिया है तो ईगो में भी नहीं आना है, समझ में आया? कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता है, समझ में आया? ठीक है, आप पढ़ के जाओगे एक्स, पेपर में आएगा वाई, समझ में आया? और सोचोगे जेड। ठीक है, फिर मिलते हैं। कल का दिन छोड़ के परसों को मिलते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा फिर फ्री होके यहाँ से मेरे को जाना है बहुत दूर। ठीक है, बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। आपसे मिलके अच्छा लगा।